इस सीरीज की कहानी बहुत ही ज्यादा मजेदार है। इस वजह से ये बहुत ही ज्यादा फेमस है और इसके बहुत से सीजन आ चुके हैं, पर अभी हाल में इसका सीजन 4 आने वाला है। हमने पिछले सीजन का अपलोड नहीं किया था, इस वजह से हमने सोचा क्यों ना क्विक रिकैप कर तीनों सीजन को एक्सप्लेन कर दिया जाए। तो इन तीनों सीजन के तीनों वीडियो आएंगे। ये सीजन 1 है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वैसे अगर आपने ये सीरीज पहले ही देखी हुई है तो फिर भी आप इस वीडियो को देख सकते हो, आप कहीं पर भी बोर नहीं होंगे। कहानी की शुरुआत में हमें एक सिटी को दिखाई जाती है। हमें पता चलता है कि पूरी दुनिया में कल्टीवेशन का एरा फैल चुका है। सभी लोग कल्टीवेशन करना जानते हैं और अपनी पावर को बढ़ाना जानते हैं। इसी बीच एक जायंट फ्रॉग क्रिएचर पूरी सिटी पर हमला कर देता है। हम देखते हैं कि अभी सभी लोग उस सिटी से भाग रहे थे, पर एक बच्चा जो कि ही अपनी धुन में मस्त था, वो सिटी के अंदर की तरफ जा रहा था। तभी वहाँ पर मैजिक स्वॉर्ड ग्रुप का एक लड़का वहाँ उस लड़के को बचाने के लिए आ जाता है और वो उस बच्चे से कह रहा था कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। इसके बाद डायरेक्ट टाइम स्किप निकलता है और अब हम कुछ साल बाद सीन देखते हैं। हम देखते हैं फिर से सिटी शांत हो चुकी है। वैंग लिंग अब बड़ा हो चुका है। आज उसके स्कूल का पहला दिन था। वो वहाँ पहुँचता है। सबसे पहले हम एक स्टैचू को देखते हैं जो कि असल में उसी मैजिक स्वॉर्ड के मेंबर जुओ का था। कहते हैं कि उसने उस जायंट फ्रॉग क्रिएचर को अकेली हरा दिया था, इस वजह से उसकी इतनी बड़ी स्टैचू यहाँ पर लगाई गई। अब तभी कुछ स्टूडेंट आकर वैंग लिंग को परेशान करने लगते हैं और उसी वक्त एक लड़की वहाँ पर आती है। इसका नाम सनरोंग है और ये यहाँ पर उन्हें भगाकर वैंग लिंग को हेलो कहती है, लेकिन वैंग लिंग हेलो कहकर तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। अब कुछ देर बाद वहाँ के इंस्ट्रक्टर सभी को एक टेस्ट के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि जो कुछ साल पहले वहाँ पर जिस जायंट फ्रॉग ने अटैक किया था, उसके डीएनए से उन्होंने एक क्रिएचर बनाया है जो कि उतना ताकतवर तो नहीं, पर फिर भी अच्छा खासा ताकतवर है। उस पर इनको अटैक करना है और फिर ये पता लगाएंगे कि किसकी पावर कितनी है। इसके लिए एक मीटर लगाया गया था। अब धीरे धीरे करके सारे स्टूडेंट वहाँ पर आ जाते हैं। हम देखते हैं कि सनरोंग भी आ गई थी। उसका स्कोर 2019 आया था और अब इसके बाद वैंग लिंग की बारी थी। वो वहाँ पर आ जाता है और उस जायंट फ्रॉग पर हमला करता है, लेकिन उसका स्कोर सामने नहीं आ रहा था क्योंकि स्क्रीन पर 999 नंबर लिखकर आ रहे थे और पूरी स्क्रीन इस चीज से भरी हुई थी। सभी स्टूडेंट सोच रहे थे शायद मशीन खराब हो चुकी है या फिर ये कोई ग्लिच है। वैसे यहाँ पर हम उस फ्रॉग की आंखों में थोड़ा सा डर भी देखते हैं। असल में वो जू नाम का मैजिक स्क्वाड ग्रुप का मेंबर नहीं था। उसने इस जायंट फ्रॉग को नहीं मारा था, बल्कि वैंग लिंग था जिसने उस फ्रॉग को मारा था। अब इनकी पहली क्लास स्टार्ट होती है। पहले दिन इन्हें समनिंग के बारे में सिखाया जा रहा था। जब वो उन्हें टेक्निक सिखाई जाती है तो यहाँ पर सनरोंग एक स्केलेटन को समन करती है। बाकी लोगों से अभी ये बन नहीं रहा था। जब वैंग लिंग इस चीज को फॉलो करता है तो वो उसी जायंट फ्रॉग को समन कर लेता है जिसने उनकी सिटी पर हमला किया था। ये देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक थे, मगर बाद में टीचर उस जायंट फ्रॉग को एक डॉग में कन्वर्ट कर देते हैं। वैसे अब वैंग लिंग वहाँ से चुपचाप चला जाता है। वो उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और इसके बाद हम वैंग लिंग का बचपन से अभी तक का सफर देखते हैं। जब वैंग लिंग का जन्म हुआ था तभी से वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसके पेरेंट्स भी ये चीज देखकर बहुत ही शॉक थे। इस वजह से वो फैसला करते हैं कि वो लो प्रोफाइल रखेंगे, मतलब वो ज्यादा आसपास में घुलेंगे नहीं, जिससे कि वैंग लिंग की स्ट्रेंथ के बारे में किसी को पता ना चल सके। साथ ही साथ उसके फादर ने कुछ तालिस्मान बनाकर काम चालू कर दिया था जिससे कि वैंग लिंग की पावर को कंप्रेस किया जा सके और उसकी मदर भी एक गोल्डन पिल उसे रोज खाने को देती है जिससे कि उसकी पावर एक कंट्रोल में रहे और वो पूरी पावर का इस्तेमाल ना कर सके। और वैंग लिंग भी सारी सिचुएशन समझ रहा था, इस वजह से वो भी रेगुलर उन पिल को खा लेता है। अब कुछ दिन बाद बीतते हैं। हम देखते हैं कि स्कूल में एक इलेक्शन होने वाला था जिसमें सनरोंग भी पार्टिसिपेट करती है। वो सभी से वोट पाने के लिए सभी को कुछ न कुछ गिफ्ट देती है। वैंग लिंग ने भी उसे वोट देने के लिए हाँ कर दी थी। साथ ही साथ यहाँ पर वो उसे गोल्डन पिल देता है जिससे कि वो दूसरे उसके कॉम्पिटिटर पर उसका यूज कर सके और उसकी पावर को कम कर सके। और इसके बाद सनरोंग अपनी पावर से सभी के ऊपर हिप्नोटिक टाइप के मैजिक का यूज करती है जिससे कि सभी उसके कंट्रोल में थे और अब उसके 100% चांस थे जीतने के। इसके बाद जब वो क्लास में बैठे हुए थे तब वैंग लिंग
उस पिल के बारे में इशारे करके पूछता है, लेकिन यहाँ पर सनरोंग को लगता है कि शायद वो उसे पिल खाने को कह रहा है। इस वजह से वो पिल खा लेती है, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करती है तो अचानक से उसकी पावर रुक जाती है और सभी लोग उससे मैजिक स्पेल से बाहर आ जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सनरोंग बेहोश हो चुकी थी। इस वजह से उसके कॉम्पिटिटर जिसका नाम चैन था उसकी जीत हो जाती है। बाद में सनरोंग सोच रही थी कि आखिर वैंगलिंग उसका दोस्त है या दुश्मन, उसने ऐसी पिल क्यों दी। बाद में वो ये बात भूल जाती है। अब हम देखते हैं कि अगली क्लास उनकी थी पिल रिफाइनमेंट के बारे में। अभी उन्हें पिल रिफाइन करनी थी। यहाँ पर सभी को बुलाया जाता है और सभी सिलेक्टेड स्टूडेंट ही उसमें पार्ट ले रहे थे। यहाँ पर चैन का दोस्त गोहा अभी अपनी पिल दिखा रहा था। उसकी पिल सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी बनी थी, पर तभी वहाँ चैन की फर्नेस ब्लास्ट कर जाती है। अब इस क्लास के बाद हम देखते हैं कि वो डॉग यानी कि वो जायंट फ्रॉग जिसे डॉग में टीचर ने कन्वर्ट किया था उसका नाम फ्रॉगी है, वो यहाँ पर आकर उस फर्नेस को खाने वाला था जो कि गोहा की थी, क्योंकि वो सोच रहा था कि अगर वो फर्नेस को खा लेता है इससे शायद वो अपने डीमन फ्रॉग फॉर्म में फिर से आ जाएगा। पर तभी वहाँ पर वैंगलिंग आ जाता है और उसे रोक लेता है। वैसे इसके बाद अब हम चेन को देखते हैं। अभी वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में था क्योंकि उसे उसकी फर्नेस डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, जो कि उसकी फैमिली के लिए एक ट्रेजर से कम नहीं थी। इस वजह से उसके फादर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुए थे और उसे बहुत ही बड़ी सजा मिली थी। वैसे उसका टेंशन का कारण ये भी था कि वो पिल रिफाइनिंग में अच्छा नहीं है, ना ही वो ज्यादा पावरफुल है। इस वजह से सनरोंग शायद उसे पसंद नहीं करेगी और अब उसके कॉम्पिटिटर में वैंगलिंग आ चुका था, इसलिए वो वैंगलिंग से थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रहा था और इस वजह से वो दुखी था। दूसरी तरफ अभी गो हाओ यहाँ वैंगलिंग को रोकता है क्योंकि उसने देख लिया था कि वैंगलिंग उसकी फर्नेस के पास खड़ा हुआ था। इस वजह से वो उससे पूछता है कि आखिर तुम मेरी फर्नेस के पास क्या कर रहे थे। साथ ही गो हाओ के हाथ में अभी एक गन थी जिसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ था। गलती से वो उस गन को चला देता है और वो लिक्विड वहाँ सीधा वैंगलिंग की तरफ बढ़ने लगा था, लेकिन अब वैंगलिंग सामने से हट गया था। इस वजह से वो लिक्विड सीधा ही चैन के मुंह पे चला जाता है जो कि उसी तरफ आ रहा था और जैसे ही ऐसा होता है तो चैन वहीं नीचे गिर पड़ता है। साथ ही साथ उसकी बॉडी का कलर भी चेंज होने लगा था। ऐसा उस लिक्विड की वजह से हो रहा था। गो हाओ कहता है कि हमें जल्द से जल्द इसका ट्रीटमेंट करना होगा वरना प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से वैंगलिंग भी उसकी मदद करता है और उसे उठाकर सीधा ही उस पिल रिफाइनिंग लैब में लेकर आ जाते हैं। अब वहां पर पहुंचने के बाद उन्हें एक अच्छी सी पिल बनानी थी जो कि चेन को ठीक कर सके, लेकिन जब वो पिल पर काम कर रहे थे गोहाओ से इस बार भी सही पिल नहीं बन रही थी। वो दोनों कोशिश करते हैं, तभी वहां पर फ्रॉगी भी आता है जो कि फिर से उस फर्नेस को खाने वाला था, लेकिन इस बार भी वैंगलिंग उसे देख लेता है और रोक लेता है। अब हम देखते हैं कि पिल बनाते वक्त बाहर टीचर आने लगी थी। गोहाओ बाहर जाकर उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ही वो अंदर आ जाती हैं। उन्हें कारण पता नहीं चलता कि आखिर ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि वैंगलिंग यहाँ पर पिल बना रहा था और वो बताता है कि उसने गोहाओ को एक सक्सेसफुल पिल को देखकर सीखने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर वैंगलिंग की पिल उतनी अच्छी नहीं है। वैसे असल में इस वजह से टीचर गोहाओ की तारीफ करती है। वैसे असल में कारण ये है कि वैंगलिंग ने तो पिल बदल दी थी, असली कामयाब पिल वैंगलिंग ने ही बनाई थी। साथ ही साथ अब चैन भी ठीक हो चुका था। इस वजह से गोहाओ, चैन और वैंगलिंग की बहुत ही पक्की दोस्ती हो जाती है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि अगले दिन की बात है। वैंगलिंग अपनी क्लास में बैठा हुआ था, तभी वहाँ पर सनरोंग आती है और वो वैंगलिंग को डेट पर कहीं बाहर चलने को कहती है। वैंगलिंग सोच रहा था कि तभी दूसरी तरफ एक घर के ऊपर हम देखते हैं कि दो लोग यहाँ पर सनरोंग के ऊपर नजर रखे हुए थे, लेकिन वैंगलिंग उन्हें महसूस कर लेता है और सीधी उसी डायरेक्शन में देखता है और वो वैंगलिंग की आंखों में वो पावर देखते हैं और डर जाते हैं, जिस वजह से वो गोली भी नहीं चला पा रहे थे और यहाँ से निकलने का फैसला कर लिए थे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि टीचर वैंगलिंग से कह रही थी कि क्या तुम यहीं पर हो, तो वैंगलिंग यस कहता है और ये बात सनरोंग सुनकर समझ जाती है कि शायद वैंगलिंग ने उसे यस कहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रॉगी ने उन दोनों असासिन को देख लिया था। इस वजह से बाद में जब वो ये बात वैंगलिंग को बताते हैं, साथ ही साथ वैंगलिंग जो जुओ से बोलता है जो भी वही है जिसने उस जायंट फ्रॉग को हराया था, मतलब जायंट फ्रॉग को वैंगलिंग ने हराया पर जुओ का नाम लगा था कि उसने उसे हराया है। यहाँ पर जैसे ही वैंगलिंग जाता है तो जुओ उसे पहचान लेता है, उसे देखकर मास्टर कह रहा था, लेकिन इसके बाद वैंगलिंग अपनी 50% मेमोरी डिलीट पावर से उसकी 50% मेमोरी को डिलीट कर देता है। 50% इसलिए जिससे कि सिर्फ वही इंसिडेंट डिलीट हो, बाकी उसे हर चीज याद थी। अब अगले दिन की बात थी। वैंगलिंग सुबह
सुबह सुबह सो रहा था, तभी उसे सपने में सनरोंग दिखती है और वो डर के मारे उठ जाता है। तभी वो खिड़की से बाहर देखता है और बाहर सनरोंग खड़ी हुई थी और उसके साथ वह सारे बॉडीगार्ड्स थे। असल में सनरोंग एक बहुत ही ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करती है, इस वजह से उसे प्रोटेक्शन के लिए हमेशा बॉडीगार्ड साथ में रहते हैं। यहाँ अभी वो वैंगलिंग को बाहर डेट करने के लिए आई थी। वैंगलिंग ये बात सुनकर शॉक था कि शायद सनरोंग ने इस बात को सीरियसली ले लिया था। उसके पेरेंट्स भी वैंगलिंग को जबरदस्ती करते हैं कि जाओ, तो अब वैंगलिंग को जाना पड़ता है। अब जब वो वहाँ अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये भी सनरोंग की फैमिली का ही है। यहाँ पर वो एंजॉय कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ वो असासिन यहाँ पर भी पहुंच चुके थे। पर वैंगलिंग पहले से ये बात जानता था, इस वजह से वो उन्हें रोकते जा रहा था। असासिन वहाँ सामने आते हैं और उन्हें रोकता और सनरोंग माइंड में वो मेमोरी को हटा देता और इसके बाद वो पूरा दिन एंजॉय करते हैं। साथ ही उन असासिन ने उन पर कई बार हमला किया था, पर वैंगलिंग ने हर बार उन्हें रोक दिया था। अब वो एक झूले पर बैठे हुए थे और यहाँ पर नीचे जू देखता है कि जो कि अभी वही सनरोंग पर नजर रखे हुए था। वो भी यहाँ सनरोंग की प्रोटेक्शन के लिए आया था। तभी वो असासिन को देखता है और मैजिक स्वॉर्ड ग्रुप को फोन लगाता है। मगर यहाँ पर हम देखते हैं कि इससे पहले ही वो असासिन अभी जिस झूले में सनरोंग और वैंगलिंग बैठे हुए थे, तो वो लोग भी वहीं पर आ गए थे। साथ ही उन्होंने गन भी सामने कर ली थी। सनरोंग सामने आकर वैंगलिंग को बचाने की कोशिश करती है, पर वैंगलिंग अपनी पावर से ही पहले उन असासिन को वहां से झूले से नीचे फेंक देता है और इसके बाद सबसे पहले तो वो उस मेमोरी को डिलीट करता है और बाकी जो अच्छी मेमोरीज थी उन्हें वैंगलिंग को लॉक कर देता है, जिससे कि सनरोंग को हमेशा वो याद रहे। इसके बाद अब फिर से रोज की तरह वैंगलिंग स्कूल आया था। तभी सनरोंग वहीं आ जाती है। वैंगलिंग अभी चैन और गोहाओ के साथ में थी। तभी टीचर भी वहाँ आ जाती है और वो बताती है कि सनरोंग के ऊपर कुछ असासिन ने हमला किया है। इस वजह से उसकी फैमिली सनरोंग की सिक्योरिटी पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दे रही है। अभी स्कूल में कई सारे बॉडीगार्ड्स थे जिन्होंने स्कूल को घेर लिया था। साथ ही साथ बाहर एक दूसरी लेयर थी बॉडीगार्ड्स की जो कि उन्हें प्रोटेक्ट करेगी और एक 7 मेंबर्स का ग्रुप जो कि हेलीकॉप्टर से वहाँ स्कूल पर नजर रखेगा। मतलब बहुत ही ज्यादा टाइट सिक्योरिटी थी। मगर फिर भी 3 शैडो असासिन वहाँ स्कूल में एंटर कर जाते हैं। अब सभी लोग अपनी क्लास में थे और फोन चला रहे थे। तभी वो असासिन निकलते हैं सनरोंग को ढूंढने के लिए। अब एक असासिन को कमरे के अंदर वो लड़का जुओ देख लेता है और तुरंत ही उससे फाइट करने चला जाता है। दूसरे असासिन को यहाँ पर फ्रॉगी ने देख लिया था और फ्रॉगी उसे बहुत ही आराम से हरा देता है। लेकिन तीसरा वाला जो कि था वो इनविजिबल पावर का इस्तेमाल कर रहा था और उन दोनों असासिन से ज्यादा समझदार और ताकतवर था। उसके पास एक हैमर था जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इस वजह से अभी वो सनरोंग के उस क्लास के बाहर ही था। तभी हम देखते हैं कि वैंगलिंग को कॉल आता है। असल में उसने एक नूडल्स की डिलीवरी मंगाई थी और अब वो नूडल्स आ चुके थे। इस वजह से वहां से निकलता है उन्हें लेने के लिए। तभी वो नोटिस कर लेता है कि वहां पर कोई है, लेकिन फिर भी वो उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। अब वो जो असासिन था वो यहाँ पर वैंगलिंग पर ही हमला करना स्टार्ट कर देता है, जो कि उसकी बहुत ही बड़ी गलती थी। वैसे वो पूरी पावर से अपने हथौड़े को वैंगलिंग के सर पर मारता है, लेकिन इस चीज में वो हथौड़े ही टूट जाता है और अब वो असासिन ये देखकर सच में बहुत ही ज्यादा डर गया था कि ये क्या हुआ। लेकिन इसके बाद अब वैंगलिंग ने उसे पकड़कर वहाँ टेरिस पर लेकर जाता है। तभी वहाँ पर जुओ भी आ गया था। वो देखता है कि वैंगलिंग ने उसे ही पहले ही हरा दिया है। जुओ कहता है कि कमाल कर दिया तुमने, लेकिन वैंगलिंग ने एक ही बार में उसकी मेमोरी को डिलीट करते हुए कहा था कि इसे मैंने नहीं बल्कि तुमने हराया है। और इसके बाद अब सब वहाँ आ जाते हैं। तब वैंगलिंग ऐसा एक्ट कर रहा था कि जैसे उसे चोट लगी है या फिर उस असासिन ने उस पर हमला किया हो। इस वजह से बाद में सनरोंग उसे एक हाईटेक हीलिंग मशीन गिफ्ट करती है, जिससे कि वो बहुत ही जल्द हील कर सके और ठीक हो सके। वैसे साथ ही साथ यहाँ पर वो एक बहुत ही ज्यादा बड़ा इंजेक्शन भी लाई थी, पर वैंगलिंग कहता है कि नहीं, अब मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। वैसे बाद में सनरोंग, चैन और गोहाओ तीनों ही वैंगलिंग को देखने के लिए आते हैं। साथ ही यहाँ पर वो एक वॉच लेकर आए थे। वो बताते हैं कि अभी एक दूसरा कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया है, इसके लिए उन्हें इस घड़ी को अपने हाथ पर पहनना है और अपनी पावर को डिटेक्ट करना है, जिससे उन्हें कुछ स्कोर मिलेगा और वो देखना चाहते हैं कि किसका स्कोर ज्यादा है। और ऐसा सिर्फ उस स्कूल का रूल नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ पर और उस सिटी के सारे स्कूल में टेस्ट करने वाले हैं। अब ये सबसे पहला गोहाओ चेक करता है तो उसका कुछ नंबर में स्कोर आ रहा था, जो कि बहुत ही ज्यादा नहीं था। फिर भी उस
उसके बाद सनरॉन्ग चेक करती है तो उसका 4000 से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा था, जो कि अच्छी बात है। तभी हम देखते हैं कि दूसरे लड़के को, जो कि दूसरे स्कूल का था, वो जब इस टेस्ट को करता है तो उसकी पोजीशन फर्स्ट पर आती है। वो सनरॉन्ग से भी ज्यादा स्कोर लेकर आया था और इस बात से वो बहुत ही ज्यादा खुश था, क्योंकि वो सिटी के टॉप पोजीशन पर है और सनरॉन्ग सेकंड पोजीशन पर आ गई थी। लेकिन अब वैंगलिंग इस वॉच को एक्टिवेट करता है तो उसका स्टार सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और अचानक से पॉइंट इतनी स्पीड से बढ़ते हैं कि उस वॉच को भी समझ नहीं आता कि वैंगलिंग को इतनी पॉइंट देने चाहिए। इस वजह से वहां पर नल लिखा आ जाता है। इसका मतलब कोई हिसाब नहीं है कि वैंगलिंग को कितनी पॉइंट मिले हैं और इसी कारण से वैंगलिंग को फर्स्ट पोजीशन दे दी जाती है। वैसे इस चीज से वो सेकंड पोजीशन वाला लड़का बहुत ही ज्यादा शॉक था कि आखिर उससे ज्यादा स्कोर किसका हो सकता है, मगर वो ज्यादा शॉक इस वजह से था क्योंकि वैंगलिंग का स्कोर यहाँ पर दिख नहीं रहा था, बस वहां पर नल लिखा हुआ था। अब वो उस प्रोग्राम को ही हैक करने की कोशिश करता है जिससे कि वो वैंगलिंग की असली स्कोर को पता लगा सके। पर यहाँ पर गोहॉक किसी चीज की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे भी वैंगलिंग का स्कोर जानना था। पर फिर जब वो जानता है कि अलार्म बज चुका है और अब वो ज्यादा देर इस सिस्टम को हैक करके नहीं रख सकता, तो वो तुरंत उस लड़के टॉम का नाम चेंज कर देता है और थोड़ा फनी नाम रख देता है। दूसरी तरफ टॉम भी अब ये नहीं देख पाया था कि आखिर वैंगलिंग का स्कोर कितना है। अब हमें पता चलता है कि असल में ये सब रिसर्च करने वाले शॉर्ट कंपटीशन के लिए जा रहे थे और इस चीज में अब वैंगलिंग का वो स्कूल सेलेक्ट हो चुका था। दूसरी तरफ टॉम का स्कूल भी सेलेक्ट हो चुका था। इसका मतलब अब वो उसी कंपटीशन में मिलेंगे। वैसे वैंगलिंग की टीचर नहीं जानती थी कि उनकी क्लास का कोई भी बच्चा उस कंपटीशन में हिस्सा ले, क्योंकि अभी वो नए नए स्टूडेंट है और ऐसा खतरनाक कंपटीशन में हिस्सा लेना बहुत ही रिस्की हो सकता है। पर बाद में जुओ ने मना लेता है और अब कंपटीशन होने वाला था, लेकिन उन्हें 5 लोग चाहिए थे। इस वजह से एक और किसी से टेस्ट दिलवाना था, इसलिए वो फ्रॉगी से कहते हैं कि फ्रॉगी भी उनकी क्लास का एक मेंबर ही तो है। फिर फ्रॉगी जब टेस्ट देता है तो उसका स्कोर यहाँ पर 5000 आता है, जिस वजह से उसने टॉम को सरपास कर लिया था। टॉम और ज्यादा गुस्सा हो चुका था ये देख कर कि उसे एक डॉग ने ही पीछे छोड़ दिया है। वैसे अब वो लोग इस कंपटीशन की तैयारी में लग चुके थे। टीचर का फोन आता है और सभी स्टूडेंट से कहा जाता है कि उन्हें तलवार रेडी रखनी है, क्योंकि कंपटीशन में तलवार बहुत ही जरूरी होगी। इस चीज पर चेन गोहाओ पहले से तलवार रेडी रखते हैं और सनरॉन्ग के पास तो ना जाने कितने तलवार पड़ी हुई थी। जब वो वैंगलिंग से पूछते हैं कि उसके पास तलवार है कि नहीं, तो वो बस यस कह देता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी टॉम अपने ग्रुप के लिए एक लड़की को सिलेक्ट करता है जिसके बारे में वो कह रहा था कि उसे हराना नामुमकिन है। वो जो भी था वो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। जब वैंगलिंग को उसके बारे में पता चलता है तो वो सबसे पहले यही सोचता है कि क्या ये लड़की मेरी पावर के सामने टिक पाएगी, क्योंकि वैंगलिंग भी चाहता था कि उसे पावरफुल अपोनेंट मिल सके। वैसे इसके बाद हम देखते हैं कि वैंगलिंग के पास तलवार नहीं थी, इस वजह से उसे तलवार चाहिए थी। वो अपने पेरेंट्स के पास आकर ये बात बताता है, लेकिन वो अभी टीवी देखने में बिजी थे, इस वजह से वो उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे। अब वैंगलिंग खुद ही स्टोर रूम में जाकर तलवार देखने लगता है। उसे एक तलवार मिलती है जो कि सच में एक स्पिरिट रिफाइनिंग स्वॉर्ड थी। वो उसे एक्टिवेट कर लेता है और जब वो स्वॉर्ड अवेकन होती है तो अचानक से वैंगलिंग का तालिस्मान, जो कि उसके फादर ने उसकी गर्दन के पीछे लगाया था, वो कमजोर पड़ने लगा था। मतलब वो इसके लिए लगाया था जिससे कि वैंगलिंग की पावर थोड़ी रुक सके और वो उसे कंट्रोल में रख सके, पर अब वो कमजोर पड़ने लगा था। वैसे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब ये ग्रुप कुछ शैडो असासिन्स के पीछे पड़ा हुआ था। ये वही लोग थे जो कि छुपकर सनरॉन्ग पर हमला करना चाहते थे। इस वजह से अभी इन्हें पकड़ा जा रहा था और लगभग वो एक शैडो असासिन को पकड़ भी लेते हैं। वैसे इसके बाद हम देखते हैं कि वैंगलिंग को बाकी पूरे ग्रुप को सीधा ही उस जगह पर ले जाया जाता है जहाँ पर उनकी दूसरे ग्रुप से मुलाकात होगी। वैसे इस तरफ जब वो शैडो असासिन पकड़ा जाता है तो जू से मिलने के लिए आता है, लेकिन वो उसकी आंख में एक नंबर चलता हुआ देखता है। उसे समझ में आ जाता है कि असल में ये उनकी चाल थी और ये कोई शैडो असासिन नहीं बल्कि एक चलता फिरता बम है। और जैसे ही वो आदमी वहां पर ब्लास्ट करता है तो वो जो बिल्डिंग थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। दूसरी तरफ अब हम एक लड़की को देखते हैं जिसका ये सब प्लान था। वही अभी सनरॉन्ग के पीछे पड़ी थी। वो सोचती है कि उसने जू को अपने रास्ते से हटा दिया है, अब बस उसे सनरॉन्ग को टारगेट बनाना है। वैसे इसके बाद हम वैंगलिंग और बाकी उसके ग्रुप के पास आ जाते हैं। हम देखते हैं कि वो लोग उस दूसरे स्कूल में पहुंच चुके थे। यहाँ पर सबसे पहले उनकी मुलाकात उन 5 मेंबर से होती है जो कि उनके अपोनेंट है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी वैंगलिंग क्लास टीचर और वो सामने वाले क्लास के टीचर की बहुत ही दुश्मनी
चल रही थी, क्योंकि वो एक तरीके के अपोनेंट ही हैं। यहाँ पर वो दोनों अपनी अपनी एनर्जी रिलीज कर रहे थे, लेकिन ये एनर्जी जाकर वैंगलिंग को लगती है और इस वजह से उसका वो तालिस्मान और ज्यादा कमजोर पड़ जाता है। पर वहाँ पर वैंगलिंग की एक एनर्जी रिलीज होती है, इस वजह से एक ब्लास्ट होता है। सभी लोग ये ब्लास्ट देखकर शॉक थे, लेकिन किसी को कुछ पता ना चल सके। इस वजह से वैंगलिंग वहीं पर गिरकर इस तरह से रिएक्ट करता है जैसे कि उसे बहुत ही ज्यादा चोट लग गई हो। सभी लोग देखकर डर जाते हैं। वैसे यहाँ पर टॉम ये सोच रहा था कि शायद ये काम उसकी टीचर का है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये वैंगलिंग के उस तालिस्मान को कमजोर पड़ने की वजह से हुआ था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी जुओ को कुछ नहीं हुआ था। असल में भले ही वो असासिन वहाँ पर ब्लास्ट कर गया हो, लेकिन इस चीज में जुओ को बिल्कुल भी चोट नहीं लगी थी। और अब जब वो उस लड़की को जिसका ये प्लान था उसे ये बात पता चलती है कि तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि उसका प्लान पूरी तरह से नाकामयाब हो गया था। लेकिन वो अभी यहाँ सनरॉन्ग का पीछा कर रही थी। जब वो देखती है कि वैंगलिंग की चोट लगने की वजह से सनरॉन्ग बहुत ही ज्यादा दुखी है, तब वो एक नया प्लान बनाती है और कहती है कि ये प्लान पक्का वर्क करेगा। वैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि वैंगलिंग को अभी एक स्ट्रेचर पर लेकर जाया जा रहा था, लेकिन तभी उसका रास्ता टॉम रोक लेता है। अब सनरॉन्ग टॉम पर हमला करने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर टॉम की ग्रुप की एक और लड़की आ जाती है। वैसे तभी हम देखते हैं कि अचानक से वैंगलिंग की बॉडी के ऊपर कुछ पर्पल फ्लेम्स आनी स्टार्ट हो गई थी। इस चीज से वैंगलिंग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर वो जो भी फ्लेम्स थी वो बहुत ही ज्यादा हाईली एनर्जी से बनी हुई थी। इस वजह से वैंगलिंग को बचाने के लिए उसे बैंडेज से कवर कर दिया जाता है। इस तरफ अभी सनरॉन्ग और उस ग्रुप की फाइट होने वाली थी। साथ ही वहाँ पर चैन और गो हाउ भी आ गए थे, लेकिन तभी वैंगलिंग के टीचर और वो दूसरी क्लास के टीचर इस फाइट को रुकवा देती है और इसके बाद अब वो वहाँ से भाग जाते हैं। हम देखते हैं कि अभी ये जो पर्पल फ्लेम्स वैंगलिंग की बॉडी के आसपास जनरेट हुई थी, ये असल में उसी लड़की ने क्रिएट की थी, जिसके बारे में टॉम बता रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वो इस वक्त स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर था और वहीं से उस पावर को कंट्रोल कर रहा था। इसके बाद अब सनरॉन्ग, चैन और गोहाओ तीनों ही उस बैटल एरिया में आ जाते हैं। अभी बस उन्हें वो जगह दिखाई जा रही थी जहाँ पर आने के बाद वो उस जगह को देख ही रहे थे कि तभी एक लड़का वहाँ आ जाता है। हमें पता चलता है कि ये वही लड़का है जिसके बारे में टॉम बता रहा था। इनका नाम हेबू फैंग है और यहाँ पर आकर ये पहले तो सनरॉन्ग को एक रोज देता है और कहता है कि उसके ग्रुप को ज्वाइन कर ले, क्योंकि उसका ग्रुप जीतने वाला है। लेकिन सनरॉन्ग यहाँ पर उस पर ध्यान नहीं दे रही थी। अब तभी वहाँ पर चैन उस लड़के पर हमला करने वाला था, क्योंकि वो सनरॉन्ग को परेशान कर रहा था। इस वजह से वो लड़का अपनी पावर को रिलीज करता है और बताता है कि उसके पास नेगेटिव एनर्जी की पावर है। वैसे किसी ने भी यहाँ पर नोटिस नहीं किया कि यह वही पर्पल फ्लेम्स है जिसका यूज उस लड़के ने वैंगलिंग के ऊपर किया। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी ये पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। पहले जब उसने इस पावर का इस्तेमाल वैंगलिंग पर किया था तब ये ज्यादा कुछ असर नहीं कर रही थी, लेकिन अब जब इसका इस्तेमाल चैन के हाथ पर करता है तो चैन का हाथ बहुत ही ज्यादा तेज दर्द करने लगता है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसका हाथ धीरे धीरे कोई काट रहा हो, लेकिन इतने में ही वहाँ पर वैंगलिंग आ जाता है और उसे बचा लेता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लड़का हेबू फैंग तुरंत ही वैंगलिंग की तरफ हमला करता है और वैंगलिंग को पंच मारता है, लेकिन वैंगलिंग बहुत ही तेजी से उसके पास से निकलकर उसके पास से वो रोज ले आता है। इसके बाद अब वैंगलिंग उस रोज को सनरॉन्ग को दे देता है। यहाँ पर हेबू फैंग वैंगलिंग के रिफ्लेक्स देखकर और उसकी स्पीड देखकर सच में बहुत ही ज्यादा शौक था। वैसे तभी हम वहाँ उस जगह के ऊपर छत की तरफ देखते हैं। सीलिंग पर अभी उस शैडो असासिन की बॉस यानी कि वो लड़की वहाँ उल्टी लटकी हुई थी और इन्हीं को देख रही थी। अब रात का टाइम था। हम देखते हैं कि अभी हेबू फैंग कहीं जा रहा था, तभी उस लेडी को देखता है और अब उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था, लेकिन वो लेडी वहाँ से आगे बढ़ जाती है। पर तभी फिर से हेबू फैंग आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पर वैंगलिंग भी आ रहा था कुछ खाने के सामान के लिए, लेकिन वो देखता है कि वो शैडो असासिन की लेडी वहाँ हेबू फैंग पर हमला कर चुकी थी और उसे पीट रही थी। वैंगलिंग भी आगे बढ़ता है, लेकिन वो लेडी बाद में वैंगलिंग को और हेबू फैंग को दोनों को किडनैप कर लेती है और इसके बाद वो अपने उस कार ड्राइवर के पास उन दोनों को छोड़ देती है एक रस्सी से बांधकर। साथ ही यहाँ पर उसने अपना रूप बदल लिया था और अब वो हेबू फैंग की तरह दिखने लगी थी। वो सीधा जाती है वहाँ बाकी सभी लोगों के पास और उनसे जाकर कहती है कि वैंगलिंग को किडनैप कर लिया है। अब जो भी वहाँ पर था तो तुरंत ही समझ गया था कि ये काम जरूरी उन शैडो असासिन के बॉस लेडी का है। इस वजह से वो सभी को उसकी इमेज दिखाता है कि वो इस तरह की दिखती है। और जैसे ही अब ये बात सनरॉन्ग को पता चलती है तो वो तुरंत फैसला करती है कि वो वहाँ पर जाकर वैंगलिंग को बचाएगी और इसलिए वो एक
एक ग्रुप के साथ वहां से निकल चुकी थी। कुछ देर बाद उसे एक टेरेस पर वैंगलिंग दिखता है जो कि सीधा बंधा हुआ था। अब उसकी फाइट यहाँ पर उस ड्राइवर से होती है, जो वो ड्राइवर असल में स्प्लिट मास्टर है और कई तरह के स्प्लिट स्वॉर्ड को कंट्रोल करता है, और उसके पास जो गोल्डन स्वॉर्ड थी वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। इस वजह से सनरॉन्ग उसे हरा नहीं पा रही थी। सनरॉन्ग बहुत ही देर तक फाइट करती है लेकिन बाद में वहीं हार जाती है, पर वैंगलिंग ये चीज देखता है और अब फाइनली अपनी बात ड्राइवर को रिवील करता है। वो यहाँ पर टाइम को पीछे की तरफ मोड़ता है और इसके बाद उसने कब ड्राइवर को फंसा लिया किसी को नहीं पता चलता। ड्राइवर ही वहाँ पर उसी की रस्सी में बंध चुका था और सारा क्रेडिट यहाँ पर जू को मिल जाता है, बिल्कुल हर बार की तरह। वैसे हमें पता था कि जो हैबू फैंग है वो अभी नकली वाला है, जो कि असल वाला हैबू फैंग था उसे चोट लगी थी। इस वजह से वैंगलिंग ने उसे अपनी स्टोरेज में रख लिया था जिससे कि वो सेफ रहे, और वैंगलिंग ने अभी ये बात किसी को भी नहीं बताई थी। अब फाइनली वो टाइम आ चुका था जिस दिन वो कंपटीशन होना था। कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले हम देखते हैं कि अभी उस बॉस लेडी ने अभी उस कंपटीशन में पार्ट लिया है हैबू फैंग बनकर, जिस चीज के बारे में किसी को नहीं पता था, लेकिन वैंगलिंग ये बात जानता है। यहाँ दूसरी तरफ जब वो कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है उसी दौरान वहाँ पर वैंगलिंग के फादर आते हैं जो कि एक नया तलिस्मान लेकर आए थे, क्योंकि वो जानते थे कि वैंगलिंग का तलिस्मान टूट चुका है। असल में ये बात खुद वैंगलिंग ने उन्हें बताई थी, लेकिन उन्हें आने में थोड़ी देर हो गई थी क्योंकि कंपटीशन अब स्टार्ट हो चुका था। लेकिन वो तुरंत ही जाकर जो को ये बात बताते हैं, लेकिन अब इस चीज पर कुछ भी नहीं किया जा सकता था क्योंकि अब कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो सामने वाले ग्रुप में एक लड़की थी जो कि अपनी पावर से सभी की लोकेशन को ट्रैक कर लेती है। उन्हें पता चलता है कि गो हाओ अभी उनके बहुत करीब है, इस वजह से वो उसे बहुत ही आराम से एलिमिनेट कर देते हैं। पर असल में वो गो हाओ था नहीं, वो बस उसका एक सब्स्टिट्यूट था। वो असल में एक दूसरी जगह पर है। अभी यहाँ गेम ऐसा है कि टोटल 5 एलिमिनेट के ऑल्टर बने गए हैं। वहाँ पर इनको तलवार लगाकर उन ऑल्टर के सामने ऑल्टर को अपने नाम करना है, और इस चीज में दोनों तरफ 5-5 मेंबर हैं, और जिसके पास लास्ट में टाइम खत्म होते वक्त सबसे ज्यादा ऑल्टर होंगे वो ग्रुप जीत जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि अगर सामने वाले ग्रुप के 5 मेंबर एलिमिनेट हो जाए या फिर 5 ऑल्टर कैप्चर कर लिया जाए तो भी वो जीत सकते हैं। अब फाइनल गेम असली में स्टार्ट होता है। सभी लोग अपने अपने प्लान बना रहे थे। सबसे पहले हम देखते हैं कि अभी टॉम की फाइट होती है फ्रॉगी के साथ। यहाँ पर ऑल्टर ऑफ फायर था जिससे वो बहुत ही आसानी से कैप्चर कर लेते हैं। दूसरी तरफ दूसरा ऑल्ट भी कैप्चर कर लिया गया था जो कि चेन के पास था। ये था ऑल्टर ऑफ मेटल। तीसरा जगह पर हम देखते हैं कि अभी टॉम आइस वाले ऑल्टर के पास पहुंच चुका था जहाँ पर उसकी फाइट होती है सनरॉन्ग के साथ। उसी दौरान वहाँ पर हैबू फैंग भी आ जाता है। मतलब ये नकली हैबू फैंग है मगर फिर भी इसे हम हैबू फैंग ही कहेंगे। यहाँ पर उनकी फाइट हो रही थी तो टॉम सनरॉन्ग को बहुत ही आराम से कैप्चर कर लेता है। सनरॉन्ग अभी उस स्नो में फंस चुकी थी। वैसे हमें पता चलता है कि असल में सनरॉन्ग की फैमिली और टॉम की फैमिली दोनों बहुत बड़े राइवल्स हैं। इस वजह से ब्लैक यहाँ पर हार नहीं मानना चाहती थी, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। अब हैबू फैंग उस पर हमला करने वाला था क्योंकि वो उसी की तलाश में था, लेकिन तभी वहाँ तेज ब्लास्ट होता है जिस वजह से हैबू फैंग और टॉम का ध्यान उस तरफ जाता है। इतने में सनरॉन्ग वहाँ से भाग गई थी। वो जानती थी कि ये गलत होगा, मगर अब वो यहाँ पर रुकती तो वो एलिमिनेट हो जाती, जिसके बाद वो इस गेम को कंटिन्यू नहीं कर सकती थी। उसे बस एक प्लान चाहिए था जिससे कि वो अपने खोए हुए ऑल्टर को वापस ले सके। वो वहाँ से निकल जाती है। वैसे हम देखते हैं कि टॉम को ये बात पता चल चुकी थी कि असल में हैबू फैंग असली हैबू फैंग नहीं है, लेकिन वो उससे कहता है कि तुम जो भी हो, तुम बस इस गेम को जीतने में मेरी मदद करो, इसके बदले मैं तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें दूंगा। अब यहाँ से जब सनरॉन्ग भाग रही थी तभी उसे अपने ईयरबड्स पर गो हाओ का एक मैसेज आता है। गो हाओ बताता है कि वैंगलिंग अपने फ्रॉगी के साथ कनेक्ट हो चुका है और अब वो बहुत ही पावरफुल हो गया है। अब हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं जब गो हाओ फाइट कर रहा था उस सामने वाले ग्रुप के एक मेंबर से, और वैंगलिंग वहीं पर शांत से बैठा हुआ था। वो कुछ भी नहीं कह रहा था। असल में ऐसा उस तालिस्मान के टूट जाने की वजह से हुआ है क्योंकि यहाँ पर वैंगलिंग की इमोशन सील हो चुके हैं। अब वो कुछ भी फील नहीं कर सकता, मगर गो हाओ उसके इमोशन को ट्रिगर कर रहा था जिसकी वजह से जहाँ वो तालिस्मान लगा था वहाँ से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलने लगती है। वैंगलिंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था
लेकिन उसी वक्त फ्रॉगी वहाँ पर आकर उसी जगह पर बाइट करता है, जिसके बाद फ्रॉगी और वैंगलिंग कनेक्ट हो जाते हैं और अब वैंगलिंग की पावर पहले से ज्यादा बढ़ चुकी थी और साथ ही वो उसे कंट्रोल भी कर सकता था। और इसके बाद वैंगलिंग चुपचाप आगे बढ़ता है और उस सामने वाले ग्रुप की लड़की को टच करता है। उसके टच करते ही वो लड़का वहाँ से बहुत ही ज्यादा स्पीड से दूर फेंक चुका था और इसी के साथ वो एलिमिनेट भी हो गया था। साथ ही साथ उसके वहाँ से जाने के बाद वो ऑल्टर जिसके लिए गो हाउ यहाँ पर फाइट कर रहा है वो उन्हें मिल जाता है। और जब ये बात वहाँ पर टॉम और उसके ग्रुप को पता चलती है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर टॉम कह रहा था कि उन्होंने वैंगलिंग को कमजोर समझा, ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी, उन्हें ऐसी गलती फिर नहीं करनी है। और अब वो पूरा प्लान बताते हैं और कहते हैं कि ये जो सारे ऑल्टर हैं वो एक ही जगह पर रुकेंगे, लेकिन हमें एक जगह पर नहीं रुकना, हमें उन ऑल्टर को लेकर पोजीशन चेंज करनी होगी जिससे कि वैंगलिंग का ग्रुप उन्हें ना पकड़ पाए। और वैसे वो ये भी जानता था कि वैंगलिंग बहुत ही पावरफुल है, इस वजह से वो कहता है कि सभी को वैंगलिंग को अवॉइड करना है, उन्हें वैंगलिंग से फाइट नहीं करनी, उन्हें बस ऑल्टर सेफ रखने होंगे जिससे वो कंपटीशन को बहुत ही आराम से जीत जाएंगे। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वैंगलिंग वहां से आगे बढ़ते हुए चैन के पास आ गया था। गो हाउस के साथ यहाँ पर वो दूसरे अल्टर को भी पा लेता है। इस चीज को देखकर चैन बहुत ही ज्यादा खुश था और वैंगलिंग भी पहली बार स्माइल करता है। ये चीज अभी स्क्रीन पर उसके फादर भी देख रहे थे जो कि बहुत खुश थे क्योंकि वैंगलिंग ने पहली बार स्माइल की थी। साथ ही साथ अब सिचुएशन पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी, पहले वो सामने वाली टीम जीत रही थी और अब वैंगलिंग की जीतने के चांसेस ज्यादा लग रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पूरा प्लान बताते हैं और उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। अभी चैन आइस वाले ऑल्टर पर रुक गया था जबकि वैंगलिंग वाटर वाले ऑल्टर पर रुक गया था और खुद सनरोंग उस फायर ऑल्टर पर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि फायर ऑल्टर पर इस वक्त गो हाउ भी आ गया था, वो दूसरी डायरेक्शन पर आया था जिससे कि वो दोनों मिलकर उस ऑल्टर को पा सके। पर हम इस वक्त अर्थ वाले ऑल्टर पर आते हैं जहाँ पर अभी हैबो फैंग बैठा हुआ था। वो फैसला करता है कि वो यहाँ बैठकर नहीं रह सकता क्योंकि उसे टॉम को प्रॉमिस किया है कि वो किसी भी कीमत पर इस गेम को उसे जिताएगा, जिसके बदले टॉम उसकी मदद करेगा। तो यहाँ पर वो बैठकर कभी भी इस कंपटीशन को नहीं जीत सकता। इस वजह से वो वहाँ से उठकर चला जाता है और सीधा ही पहुँचता है मैटर वाले ऑल्टर के पास जहाँ पर चैन उस ऑल्टर की प्रोटेक्शन का काम संभाले हुए था। चैन उसके अटैक से बच रहा था लेकिन ज्यादा देर तक वो बच नहीं पाता और मेटल ऑल्टर उनके हाथ से चला जाता है। सीन चेंज होता है, हम फायर ऑल्टर की तरफ आते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी टॉम भी पहुंच चुका था और उसकी फाइट हो रही थी सनरोंग के साथ, लेकिन सनरोंग इस बार हार नहीं मान रही थी। वो पहले स्नो ऑल्टर पर उससे हार चुकी थी लेकिन उसे याद आता है कि उसकी फैमिली की राइवलरी है और इस वजह से अगर वो इसे हारती है तो ये उसकी फैमिली को डिसरिस्पेक्ट करना होगा। लेकिन यहाँ पर टॉम भी बहुत ही समझदार था, वो भी अपने साथ में एक अपनी टीम के मेंबर को लाया था क्योंकि वो जानता था कि उसे किसी भी कीमत पर यहाँ इस ऑल्टर को खोना नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि अब वहाँ पर गो हाउ भी सामने आ जाता है और वो अभी किसी भी कीमत पर अपने ग्रुप को हारता हुआ नहीं देखना चाहता था। इस वजह से सनरोंग और गो हाउ दोनों ही अपने स्पिरिट पावर का इस्तेमाल करते हैं और जब उनकी वो स्पिरिट स्वॉर्ड की पावर एक्टिवेट होती है तो उन दोनों की स्पिरिट ज्वाइन हो जाती है, जिसके बाद उनके पास एक बहुत ही मैसिव अकाउंट में पावर आ चुकी थी। ये पावर देखकर टॉन्ग भी बहुत ही ज्यादा शॉक लग रहा था। हम देखते हैं कि जो फिनिक्स स्पिरिट की पावर थी इस वजह से वहां पर इतना ज्यादा तेज ब्लास्ट होता है कि टॉम को भी ये बात माननी पड़ती है कि सनरोंग उससे ज्यादा ताकतवर है। और फाइनली ऑफिशियली ये बात क्लियर हो जाती है कि ऑल्टर ऑफ फायर अब टीम 60 यानी कि वैंगलिंग की टीम में आ चुका है। असल में उस सामने वाली ग्रुप का नाम टीम 59 है क्योंकि उनके स्कूल की सेक्टर 59 कहा जाता है। अब उन्हें अपनी जीत दिख रही थी, वैसे जीत भी क्लियर नहीं है क्योंकि टोटल 5 ऑल्टर हैं और अभी उनके पास सिर्फ एक ही है क्योंकि उनका एक ऑल्टर ऑलरेडी जा चुका है जो कि चेन संभाले हुए था। यहाँ पर अभी सनरोंग को प्लान करना था कि उन्हें आगे क्या करना है, इस वजह से वो पूरा प्लान बताती है और वैंगलिंग से कहती है कि उसे ऑल्टर ऑफ वाटर पर फ्रॉगी को छोड़ देना चाहिए और वहां से निकल जाना चाहिए दूसरी तरफ दूसरे ऑल्टर को ढूंढने के लिए। इस वजह से वैंगलिंग ऐसा ही करता है और वहां से निकल जाता है। यहाँ पर अभी गो हाउ कह रहा था कि क्यों ना मैं चैन वाले ऑल्टर पर जाऊं। अभी उन्हें ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वहां पर क्या हुआ है, लेकिन वो वहां के लिए निकल जाता है। वहां पर जाकर वो देखता है कि चैन की हालत सच में बहुत ही ज्यादा खराब है और ये चीज देखकर वो वहां टीचर्स को ब्लेम कर रहा था और कह रहा था कि सिक्योरिटी का क्या हुआ, क्या यहाँ पर बाकी स्टूडेंट की सिक्योरिटी के लिए कोई इंतजाम नहीं था, क्या सारे रूल वेस्ट हैं। इस वजह से वहाँ पर जो टीचर इस बात को सुन रहे थे उन्हें भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम वैंगलिंग के पास आ जाते हैं तो हम देखते
देखते हैं कि अभी वो एक ऑल्टर पर अपनी इस स्वॉर्ड को लगाने वाला था, क्योंकि उस स्वॉर्ड को थोड़ी देर टच करके रखना है, जिस वजह से वो ऑल्टर एक्टिवेट होकर टीम 60 के खाते में चला जाएगा। लेकिन अब बस प्रॉब्लम ये हो गई थी कि वैंग लिंग के इमोशन यहाँ पर उसे परेशान करने में लग गए थे। इमोशंस ब्लॉक हो रहे थे और वैंग लिंग खुद पर से कंट्रोल खो रहा था। असल में वो तालिस्मान की वजह से अपनी पावर को कंट्रोल में रखा था, वरना अभी तक उसने अपनी खुद की पूरी पावर को कभी कंट्रोल नहीं किया। अब इस वजह से उसके हाथ नहीं चल रहे थे। पर फिर वो अपने फ्रेंड को याद करता है, जैसे कि सनरांग, गोहा और शेन, जिनके साथ उसने कितना अच्छा टाइम गुजारा है। इस वजह से उसके इमोशंस फिर से लौट रहे थे और वो फिर से कॉन्शियस होता है और तलवार को प्रेस करने की कोशिश करता है। इतने में ही वहाँ पर सनरांग भी आ चुकी थी और यहाँ पर वो उसकी मदद करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी वो बॉस लेडी मतलब कि हेबू फेंग ये देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान था कि वो लोग हार रहे हैं और वो फैसला करता है कि वो अपने असली रूप में आएगा। वो पावर रिलीज करते हुए अपने असली रूप में यानी कि उस बॉस लेडी में ट्रांसफर होता है और अब वहां से निकल पड़ता है सीधा सनरांग और वैंग लिंग की तरफ। जब सनरांग और वैंग लिंग दोनों ही उस तलवार को उस ऑल्टर के अंदर प्रेस कर रहे थे, इतने में ही वो बॉस लेडी वहां पर आती है और एक स्पिरिचुअल तरीके का अटैक उन सनरांग के ऊपर करती है, जिस वजह से सनरांग की स्पिरिट बाहर निकलकर डिस्ट्रॉय हो जाती है। बस यही मोमेंट था जब वैंग लिंग की कॉन्शियस यानी कि वो कंट्रोल करने की पावर टूट जाती है। इस वजह से अब वैंग लिंग ने अपनी पावर पर से कंट्रोल खो दिया था और उस बॉस लेडी के ऊपर एक के बाद एक बहुत ही खतरनाक अटैक करना स्टार्ट कर देता है। उसी टाइम वहां पर फ्रॉगी भी आ जाता है और टाइम को फ्रीज कर देता है और वैंग लिंग को रोकने के लिए वो अपनी एक पावर का बैरियर बनाता है। लेकिन वैंग लिंग उस बैरियर को बहुत ही आसानी से तोड़ते हुए बॉस लेडी पर हमला करना फिर से स्टार्ट कर देता है। बॉस लेडी भी कुछ नहीं कर पा रही थी और इसके बाद वैंग लिंग उसे खत्म ही करने वाला था, लेकिन तभी वैंग लिंग को सनरांग दिखती है, जिस वजह से वैंग लिंग नॉर्मल हो जाता है। अभी फ्रॉगी उसे बताता है कि उसने टाइम को रोक दिया है, इस वजह से सनरांग अभी तक जिंदा है, लेकिन अगर टाइम फिर चलता है तो वो मारी जाएगी और उसे बचाने का तरीका है ही नहीं। ये बात सुनकर वैंग लिंग परेशान था, लेकिन उसे किसी भी तरह से सनरांग को बचाना था। इसके लिए वो कहता है कि मैं वर्ल्ड को रीसेट कर दूंगा, इसका मतलब सब कुछ चीजें फिर से होगी। लेकिन इस चीज पर फ्रॉग कहता है कि अगर तुम ऐसा कर भी देते हो तो सब इवेंट तो सेम रहेंगे। वैंग लिंग ये बात जानता था, इसलिए वो कहता है ठीक है, फिर मुझे लगता है कि हमें टाइम को पीछे ले जाना होगा। फ्रॉगी के पास ये पावर थी कि वो टाइम को पीछे ले जा सकता था, लेकिन थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा पीछे ले जाना पड़ता, यानी कि सब कुछ फिर से शुरू होता। और ऐसा करने में सनरांग वैंग लिंग के बारे में भूल भी सकती थी, पर वैंग लिंग कहता है कि मैं किसी भी कीमत पर उसे बचाना चाहता हूँ, जिसकी वजह से अब वैंग लिंग और फ्रॉगी दोनों मर्ज हो जाते हैं और उस पावर की मदद से उस टाइम को सीज करते हुए एक नए वर्ल्ड को क्रिएट कर देते हैं, जहाँ पर टाइम वहीं उसी टाइम से स्टार्ट होता है जब वैंग लिंग पहली बार इस स्कूल में एंटर किया था। वैंग लिंग यहाँ पर आता है, वही सब इवेंट होते हैं जैसे कि वो लड़के वैंग लिंग को रोककर उसे परेशान कर रहे थे। वहाँ पर अब चैन की एंट्री होती है, वही सब नॉर्मल चल रहा था, लेकिन बस फर्क ये था कि यहाँ पर सनरांग को बार बार डेजा वू महसूस हो रहा था। इसका मतलब उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसा हर चीज उसके साथ पहले भी हो चुकी है। वैसे अभी ये भी हमें पता था कि ये दूसरा वर्ल्ड है जो कि नया क्रिएट हुआ है और जो पहले वाला वर्ल्ड था वो इसके साथ डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। और हमें पता चलता है कि सनरांग की जो स्पिरिट उसके बॉडी से निकलकर डिस्ट्रॉय हुई थी वो भी अभी अंडरवर्ल्ड पहुंच चुकी थी, जहाँ पर अंडरवर्ल्ड का गार्ड उस स्पिरिट को देखता है और उसे पता चलता है कि इस लड़की को बचाने के लिए उस पूरी धरती को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। इस वजह से वो फैसला करता है कि वो ऐसा नहीं होने देगा और वापस से उसे जिंदा कर देगा, जिससे कि वो वर्ल्ड जिंदा हो जाएगी, मतलब फिर से चलने लगेगी। इसके लिए अब वो उसे वापस उस टाइम पर भेजता है और यहाँ पर आने के बाद सनरांग और वैंग लिंग की वो तलवार स्पिरिट यानी कि वो लड़का सब कुछ बताता है कि कैसे क्या हुआ और वैंग लिंग ने उसके जाने के बाद क्या फैसला लिया। ये बात सुनकर सनरांग बहुत ही ज्यादा शॉक थी और फिर वो फैसला करती है कि वो उस नए वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करेगी जिसे वैंग लिंग ने क्रिएट किया है और अब वो ऐसा ही करती है। वैंग लिंग उस तलवार के साथ मिलकर और फाइनली वैंग लिंग की उस तलवार के साथ मिलाकर और फाइनली वो जब उस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो यहाँ पर वैंग लिंग और सनरांग वापस से मिलते हैं, जिसके बाद टाइम हल्का सा पीछे आ जाता है
और सर रॉन्ग के ऊपर अटैक होने ही वाला था। वैंगलिंग उस बॉस लेडी को रोक देता है। टाइम नॉर्मल हो चुका था, सब कुछ नॉर्मल था। इस वजह से अब उनकी जीत भी हो चुकी थी। सभी लोग अभी इस गेम के अंदर थे और किसी को नहीं पता था कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ। अभी सन रॉन्ग वैंगलिंग के पास आ रही थी, तभी बहुत सारे रिपोर्टर्स वहाँ आ जाते हैं और उससे इंटरव्यू लेने लगते हैं। वैसे इधर हम देखते हैं कि वैंगलिंग अभी सन रॉन्ग की तरफ देख रहा था, तभी उसके फादर वहाँ पर आकर उसे वो तालिस्मान दिखाते हैं जो कि वो उसके लिए लाए थे। वो कहते हैं अगर तुमने इस तालिस्मान को लगाया तो तुम्हारे इमोशंस पहले की तरह नॉर्मल हो जाएंगे। मगर वैंगलिंग के अंदर इमोशंस आ चुके थे, पर पावर को कंट्रोल करने के लिए तालिस्मान जरूरी था। इस वजह से वो तालिस्मान को लगाना ही चुनता है। वैसे हमने देखा था कि वैंगलिंग ने जब वर्ल्ड को रिस्टार्ट किया तो इस चीज में बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल फोर्स का यूज हुआ था। इस वजह से उस वर्ल्ड के स्पिरिचुअल फोर्स में थोड़ी सी कमी आ गई है। नॉर्मली 9.0 स्पिरिचुअल फोर्स अभी इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, लेकिन जब वैंगलिंग ने इस वर्ल्ड को रिक्रिएट करने की कोशिश की तो इस वजह से वो फोर्स 4.8 पर आ गया, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। इस वजह से बाकी लोग थोड़े परेशान थे जो कि स्पेस सिस्टम को संभालते हैं। इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि इस खतरनाक कंपटीशन के बाद आगे जो गेम होने वाले थे, मतलब यही मैचेस होने वाले थे, उन्हें कैंसिल कर दिया जाता है और वैंगलिंग की टीम को जीता हुआ माना जाता है क्योंकि उसने अपनी पावर साबित कर दी थी। दूसरी तरफ वो टॉम का ग्रुप अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में था क्योंकि वो बिना खेले ही हार गए, मगर वो जानते थे कि वो वैसे भी हारने वाले हैं। लेकिन अब इस इंसिडेंट के बाद से वैंगलिंग थोड़ा शांत हो गया था। उसके दोस्त चिंता कर रहे थे कि आखिर इसे क्या हुआ है, ये उनसे बात क्यों नहीं कर रहा। अब तभी क्लास में टीचर आती है और वो बताती है कि सभी स्टूडेंट एलिट क्लास में हैं, लेकिन एक टेस्ट होने वाला है और उस टेस्ट के बाद डिसाइड किया जाएगा कि वो एलिट क्लास में रहने के लायक हैं कि नहीं। ये टेस्ट असल में इंटरमीडिएट लेवल का होने वाला है, वो बस लेवल चेक करेंगे। यहाँ पर चेन कह रहा था कि उसने कुछ टाइम पहले इंटरमीडिएट लेवल को टच किया है। दूसरी तरफ सनरॉन्ग कहती है कि वो बहुत टाइम पहले ही वो उस लेवल पर पहुंच चुकी है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अभी गो हाओ भी खुश था। उसे भी पता था कि वो आराम से इस टेस्ट को पार कर लेगा, लेकिन तभी उन्हें वैंगलिंग की चिंता होती है क्योंकि वो जानते थे कि वैंगलिंग शायद उस लेवल पर नहीं है। वो वैंगलिंग के पास आते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर सनरॉन्ग कह रही थी कि मैं तुम्हें अपनी कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी दे सकती हूँ जिससे तुम्हारा लेवल जल्दी बढ़ जाएगा, और यहाँ पर चैन कह रहा था कि मैं तुम्हें एक स्पेशल मूव सिखा सकता हूँ जिससे तुम्हारा लेवल बढ़ सकता है। पर वैंगलिंग वहाँ से उठकर चला जाता है। वो लोग शॉक में थे कि आखिर वैंगलिंग क्यों चला गया। बाद में गो हाओ जाकर वैंगलिंग से मिलता है और कहता है कि तुम्हें याद होगा हमने पहले पिल बनाई थी, अगर तुम चाहो तो हम फिर से पिल बना सकते हैं, उसके बाद तुम्हारा लेवल फिर से बढ़ जाएगा। और वैसे भी ये टेस्ट अभी 2 घंटे बाद होने वाला है और हम पिल पहले ही बना लेंगे। अब वैंगलिंग कहता है कि मुझे पता है कि तुम इंटरमीडिएट लेवल पर नहीं हो, इसलिए तुम मेरी मदद कर रहे हो। ये बात सुनकर गो हाउ से रिक्वेस्ट करने लगता है। वैंगलिंग तुरंत हाँ कर देता है और वो लोग पहुंचते हैं फ्रॉगी के पास। फ्रॉगी से हेल्प लेकर वो पिल बनाने लगते हैं और दूसरी तरफ वो कंपटीशन स्टार्ट हो गया था। टीचर बताते हैं कि उन्हें एक सर्कल के बीच में खड़ा होना है और वहां पर उनकी एनर्जी से एक लाइट उनके ऊपर गिरेगी और अगर उन्हें चोट नहीं लगी तो इससे वो सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर उन्हें चोट लगती है तो उसके लिए सेफ्टी का इंतजाम भी किया गया है। वहां पर एम्बुलेंस खड़ी हुई थी। अब हम देखते हैं कि वो जो क्लास टीचर थी वो इस वक्त वैंगलिंग को गो हाउ को ढूंढते हुए लैब की तरफ आ रही थी। वहीं पर वो लोग पिल बना रहे हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि टीचर वहां पर आ रही है तो वो तुरंत ही अपने कपड़े उतार लेते हैं और फर्नेस के पास सुखाने लगते हैं। टीचर जब उन्हें देखती तो वो टीचर से कहते हैं कि गलती से वो पुल के अंदर गिर गए थे, इस वजह से वो यहाँ पर अपने कपड़े सुखा रहे हैं। बट टीचर नोटिस कर लेती है कि जो पीछे फर्नेस रखी है वो चालू है, उसमें से धुआं निकल रहा है। वो समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए जब वो फर्नेस के पास जाती है तो वो देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि असल में उस फर्नेस के अंदर मोजे रखे हुए थे। असली कारण यही है कि वो पिल बनकर रेडी हो चुकी है और गो हाउ ने उसे खा भी लिया है और साथ ही वैंगलिंग ने भी अभी, लेकिन उस पिल की एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि गो हाउ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। वैंगलिंग उसे कंट्रोल में ले आता है, मगर इस चीज में गो हाउ बेहोश हो जाता है और उसे 1 घंटे बाद होश आता है। अब उसकी बारी थी वहां पर उस सर्कल के बीच जाने की। वो लोग आगे बढ़ रहे थे मगर वो नोटिस करते हैं कि 1 घंटा पूरा हो चुका है। इसका मतलब इस पिल का असर खत्म हो गया। पर अब वो वहां जाकर जैसे अपनी उस
स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट करता है तो वहाँ पर एक सर्कल बनता है और उसके ऊपर वो लाइट गिरती है। पर गोहाव नोटिस करता है कि असल में उस पिल की एनर्जी ने उसे इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंचा दिया है। इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा खुश था। अब वहाँ पर उनके टीचर वैंगलिंग को बुलाते हैं। वैंगलिंग आगे बढ़ता है लेकिन सबसे पहले उसे एक हेलमेट दिया जाता है क्योंकि उन्हें डाउट था कि वैंगलिंग के ऊपर वो एनर्जी गिरी तो इससे उसके सिर में चोट लग सकती है। लेकिन अब वैंगलिंग जब अपनी पावर एक्टिवेट करता है तो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा बड़ा सर्कल बनता है और साथ ही बहुत ही ज्यादा एनर्जी का फोर्स नीचे गिर रहा था। ये चीज देखकर सभी शॉक थे और अब वो फोर्स रुक नहीं रहा था। इस वजह से टीचर प्लग निकालने की कोशिश करते हैं और उस सर्कल को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं पर उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे थे क्योंकि वो प्लग निकल नहीं रहा था। सभी बहुत ही डर गए थे लेकिन फिर वैंगलिंग माइंड कंट्रोल की मदद से सनरोंग से कहता है कि वो वैंगलिंग की तलवार यूज करे और उस डोरी को काट दे जो कि उस प्लग से जुड़ी हुई है। सनरोंग तुरंत ही बात मान जाती है और हम देखते हैं कि वैंगलिंग की तलवार की पावर इतनी ज्यादा थी कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन फैला था और ये थ्रो सीधा स्पेस की तरफ गया था जिस वजह से एक पॉइंट स्पिरिचुअल फोर्स और नीचे गिर जाता है और 4.8 पर आ जाता है। अब वैंगलिंग यहाँ पर रुक गया था। वैंगलिंग पूछता है कि क्या मैं पास हो गया, लेकिन उसके टीचर कुछ कहने की हालत में नहीं थे। दूसरी तरफ हम डीमन एम्पायर को देखते हैं जो कि अभी अपने डीमन वर्ल्ड में था और यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा शॉक था क्योंकि जो सनरोंग का अटैक था वो उनकी वर्ल्ड को डिस्टर्ब कर चुका था और उन्होंने सनरोंग को नोटिस भी कर लिया था। यहाँ पर अभी वो डीमन मास्टर से बात कर रहा था। डीमन एम्पायर उनका राजा है और डीमन मास्टर एक तरीके से उसका वजीर। डीमन मास्टर यहाँ पर बताता है कि उन्होंने बहुत ही टाइम पहले उनके डीमन किंग यानी कि उस फ्रॉगी को वर्ल्ड पर भेजा था वहाँ पर राज करने के लिए और उस वर्ल्ड को जीतने के लिए, लेकिन फिर वो वहीं रुक गया और ना जाने अभी वो क्या कर रहा है। वैसे डीमन वर्ल्ड असल में बाकी दुनियाओं से स्पिरिचुअल फोर्स खींचता है जिससे कि वो अपनी वर्ल्ड को चला सके, लेकिन अर्थ पर स्पिरिचुअल फोर्स धीरे धीरे अपने आप ही कम होता जा रहा है। इस वजह से अब अर्थ स्पिरिचुअल फोर्स डीमन वर्ल्ड से खींच नहीं सकता था। इस वजह से डीमन एम्परर डिसाइड करते हैं कि वो वर्ल्ड को अपने हाथ में कर लेगा और स्पिरिचुअल फोर्स को जाने से रोक लगा सकते हैं। इसलिए वो डीमन मास्टर को भेजता है डीमन किंग यानी कि फ्रॉगी को देखने के लिए कि वो यहाँ क्या कर रहा है। अब इस चीज का मैसेज यहाँ पर फ्रॉगी को मिल चुका था जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा पैनिक हो रहा था। वैसे अब सबसे अच्छा आइडिया यही था कि वो वैंगलिंग के घर पर रहे क्योंकि वैंगलिंग उसे बचा सकता है। इस वजह से अब वो वैंगलिंग के घर पर आ जाता है पर वो उसे ज्यादा कुछ बताता नहीं। अब वो नॉर्मली इसी तरह से दिन भर टाइम पास कर रहा था लेकिन तभी वैंगलिंग को मैसेज आता है कि उसकी टीचर उससे मिलने के लिए वहाँ आ रही है। वो उसकी रिपोर्ट ला रही थी अभी तक जो भी क्लास में वैंगलिंग ने किया है उस बारे में। उसके फादर डिसाइड करते हैं कि वो वैंगलिंग को एक नया तालिस्मान लगाएंगे। पिछला वाला तालिस्मान थोड़ा कमजोर पड़ चुका था तो ये नया ज्यादा यूजफुल होगा। इसके लिए वो फ्रॉगी की मदद लेते हैं क्योंकि एक पर्सन कभी भी उस तालिस्मान को अप्लाई नहीं कर सकता। फ्रॉगी मदद करता है लेकिन गलती से वो उस तालिस्मान को उल्टा लगा देते हैं। बाद में वो उसे ठीक करते हैं। अब जब टीचर आते हैं तो वो देखते हैं कि वो जो तालिस्मान है वो उल्टा वर्क कर रहा है। यहाँ पर टीचर जो कुछ भी कह रही थी वैंगलिंग तुरंत ही वो मान रहा था और पहले से वैंगलिंग बहुत ही ज्यादा वियर्ड तरीके से बर्ताव कर रहा था। वो तुरंत ही वैंगलिंग को वहाँ से लेकर जाते हैं। वैंगलिंग की मदर यहाँ पर टीचर का ध्यान भटकाती है। इतने में दूसरा तालिस्मान लगाया जाता है। दूसरा तालिस्मान और ज्यादा उल्टा था। यहाँ पर घर में जितने भी चीजें थी वो भी अलग अलग तरीके से चलने लगी थी। ये देखकर वो लोग शॉक थे। अब उन्हें फिर से तालिस्मान बदलना था लेकिन इससे पहले उन्हें वो चीजें रोकनी थी। हम देखते हैं कि फ्रॉगी तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करता है। उसके फादर ऐसा कर रहे थे लेकिन स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करना सबसे बड़ी गलती थी। ऐसा क्यों है ये हमें अभी आगे पता चलेगा। हम देखते हैं कि अभी वो सभी चीजें रुक जाती हैं लेकिन वैंगलिंग का तालिस्मान ओवरलोड हो चुका था। इसका मतलब वो कभी भी ब्लास्ट कर सकता था। दूसरी तरफ स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करने के कारण वहाँ डीमन मास्टर को ये बात पता लग चुकी थी कि फ्रॉगी कहाँ पर है। वो तुरंत ही टेलीपोर्ट होकर वैंगलिंग के घर के बाहर आ जाता है और वो गेट खोलने ही वाला था। यहाँ पर वैंगलिंग के फादर डिसाइड करते हैं कि तालिस्मान ओवरलोड होने की वजह से ब्लास्ट कर सकता है। इस वजह से वो तालिस्मान को हटाकर उस सीधी एनर्जी को सामने एक पहाड़ की तरफ भेजने वाले थे जो कि उनके गेट के सामने ही है। वो जैसे ही तालिस्मान को हटाते हैं तो वहाँ से एनर्जी निकलती है और इस वजह से डीमन मास्टर वहीं मारा जाता है। बाद में जब वैंगलिंग फ्रॉगी वहाँ बाहर आते हैं तो वहाँ पर वो उस डीमन मास्टर की रिंग देखते हैं जो कि उसके सर के पीछे लगी हुई थी। वैंगलिंग उसे अपने पास रख लेता है। अब यहाँ से हम सीधा वैंगलिंग की क्लास में आते हैं। हम देखते हैं कि अभी वैंगलिंग का दोस्त
दोस्त गोहाओ एक कहानी सुन रहा था जिसमें वो बता रहा था कि एक सुपर असासियन लड़की जिसका नाम यूजिन है और असल में उस लड़की को स्कूल के आसपास देखा गया है और वो बता रहा था कि ये 10 साल से पहले ये कभी नहीं दिखी थी। कहते हैं कि जब प्लेन क्रैश हुआ था तब ये गायब हो गई थी। असल में एक प्लेन था जो कि तब अपेयर हुआ था जब वैंग लिंग ने उस डीमन फ्रॉग से फाइट करी थी। अब यहाँ पर वो जो सुपर असासिन है, हमें पता चलता है कि वैंग लिंग के टीचर जोंग उसके बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक दिन उन्हें अब पता चलता है कि यूजिन उनके स्कूल के आसपास ही है, तो वो उसे देखने के लिए जाते हैं। लेकिन जहाँ वो पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर असल में एक बॉम्ब प्लांट किया हुआ है। वैसे बाद में वो उस बॉम्ब से सरवाइव कर गए थे। दूसरी तरफ यहाँ वैंग लिंग, गोहा और चेन तीनों ही निकले थे उस सुपर असासिन को ढूंढने के लिए। वो एक स्कूल के कमरे में जाते हैं। उन्हें डाउट था कि वो यहीं कहीं देखी गई है क्योंकि यहीं ज्यादातर वो एक्टिविटी देखी गई है, लेकिन फिर भी यहाँ से आवाज आ रही थी। अब वो वहाँ पर पहुँचते हैं, तभी वहाँ पर एक न्यू स्टूडेंट लिन आ जाती है। ये अभी भी उनके स्कूल को ज्वाइन की है और जब वो वहाँ पर ड्रेस चेंज कर रही थी तो वो तीनों उन लोगों को देखकर डर जाती है और शॉक हो जाती है। वो इन पर अटैक करती है, लेकिन इस चीज में गलती से वो एक बटन को ट्रिगर कर देती है जिस वजह से वहाँ पर वो गेट ओपन हो जाता है जो कि बहुत नीचे तहखाने का था। असल में वहाँ पर उस बॉस लेडी को किडनैप कर रखा गया था जिसने सनरोंग के ऊपर अटैक करवाया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी यूजिन भी वहाँ पर आ चुकी थी और हमें पता चलता है कि असल में वो यूजिन की सिस्टर है और वो अभी अपनी सिस्टर को मारने के लिए ही आई थी। असल में हुआ ये था कि जब प्लेन क्रैश हुआ था, यूजिन वहाँ प्लेन के टूट जाने की वजह से वहाँ से गायब हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ ये किसी को भी नहीं पता था, लेकिन वो डीमन वर्ल्ड में पहुंच चुकी थी और वो प्लानिंग कर रही थी कि कैसे वो अपनी सिस्टर से बदला ले, क्योंकि उसे डाउट था कि उसकी सिस्टर ने ही प्लेन क्रैश करवाया था जिससे कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक किलर ऑर्गेनाइजेशन उसकी लीडर बन सके। इस वजह से यूजिन अभी अपनी सिस्टर से बदला लेने के लिए आई थी। तभी हम देखते हैं कि सामने से वैंग लिंग और उसके दोस्त नीचे की तरफ गिर रहे थे, लेकिन वैंग लिंग टाइम लूप क्रिएट कर वहाँ बच जाता है और अपने दोस्त को सीधा एक दूसरे रूम में ले आता है जो कि नीचे पास में ही बना हुआ था। ये रूम असल में यूजिन का था। वो यहाँ पर पूरी प्लानिंग कर रही थी कि आखिर कौन है जिसने वो प्लेन क्रैश किया होगा। वो सारे सबूत वहाँ इकट्ठा कर रखे हुए थे। इस तरफ हम देखते हैं कि अभी यूजिन बॉस लेडी यानी कि अपनी सिस्टर पर हमला करने वाली थी। वो एक तीर उसकी तरफ फेंकती है, लेकिन तभी वहाँ पर वैंगलिंग के टीचर जोंग आकर उस तीर को रोक लेते हैं। इस तरफ वैंगलिंग और उसके दोस्त को पता लग गया था कि ये इंसिडेंट तभी हुआ था जब उस डीमन फ्रॉग ने हमला किया था और ये बिल्कुल उनके स्कूल के जस्ट ऊपर हुआ था। वैंगलिंग को याद आता है कि उसने जब उस फ्रॉग पर हमला किया और अटैक किया तो उसका एक अटैक मिस होकर एक प्लेन को लग गया था जिस वजह से उसका इंजन डिस्ट्रॉय हो गया। इसका मतलब गलती यहाँ पर वैंगलिंग की थी, मगर हम वहाँ बाहर देखते हैं कि प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है। जब यूजिन जोंग को देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त हुआ करते थे और एक दूसरे को पसंद करते थे, मगर यहाँ पर यूजिन ये देखकर शॉक थी कि जोंग का वेट तो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। तो वो पूछती है, तो वो बताता है कि जब से वो गई है तब से वो उदास होकर बहुत सारा खाना खाने लगा। अब उनकी फिर से दोस्ती हो जाती है और इसके बाद फिर यूजिन अपनी सिस्टर को माफ कर देती है और वहाँ से चली जाती है। वैसे उसकी सिस्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। कुछ दिन बाद स्कूल में बताया जाता है कि उनकी स्वॉर्ड स्किल पर काम करना जरूरी है क्योंकि उनकी तलवार है अब जंग खा रही होगी, क्योंकि वो कंपटीशन नहीं है और अभी तक कोई भी कंपटीशन नहीं हुआ या फिर उन्हें कुछ भी प्रैक्टिस नहीं की है। इस वजह से वो कहते हैं कि तुम्हें अपनी तलवार चलाने की स्किल को बढ़ाना होगा और हमारा ग्रुप निकल जाता है सीधा उस बिल्डिंग की तरफ जहाँ पर ये सारी स्पिरिचुअल तलवारें बनाई जाती हैं। असल में वहाँ पर जाने के कारण बस यही था कि वहाँ पर जाकर वो लोग अपनी तलवारों को अपग्रेड कर सकते हैं। वहाँ पर जाकर वो देखते हैं कि जो कि उनकी क्लास की नई लड़की लिन है वो वहीं पर काम करती है, मगर उसके पास अपनी खुद की तलवार नहीं थी। ये बात देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक थे। वो बताती है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड खरीद सके। अब तभी वहाँ पर वो लड़का आ जाता है जिनके साथ वैंगलिंग की टीम ने उस कंपटीशन में हिस्सा लिया था। ये वही सेक्टर 59 के स्टूडेंट थे। यहाँ पर आकर ये लिन से बहुत ही बदतमीजी से बात कर रहे थे, पर लिन को उनका काम करना पड़ रहा था क्योंकि वो वहाँ पर काम करती है और यही रूल है। अब जब बाद में वैंगलिंग और बाकी
उसके दोस्त वहाँ से जा रहे थे तो वो डिसाइड करते हैं कि वो लिन के लिए एक तलवार बनाएंगे। असल में तलवार यहाँ पर बनाई जा सकती है, बस इसके लिए उनके पास उतना सामान होना चाहिए जो एक तलवार को बनाने में लगता है। वो उस मशीन के पास जाते हैं और वहाँ पर सामान रखने लगते हैं। हम देखते हैं कि चैन अपने साथ एक पोट टाइप की चीज भी लाया था जो कि उसके फादर की थी और बहुत ही ज्यादा रेयर थी। साथ ही यहाँ पर संगरोंग भी अपनी साथ कुछ लाई थी जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और उसकी रैंक भी अच्छी खासी थी। लेकिन जब वैंगलिंग अपनी उस डीमन मास्टर की रिंग को रखता है तो वो मशीन धीरे धीरे धुआं छोड़ने लगती है क्योंकि उसका लेवल कुछ ज्यादा ही था। सब लोग पूछते हैं कि आखिर ये है क्या, तुम्हें कहाँ से मिली। इस पर वैंगलिंग कहता है कि ये बस उसे पड़ा हुआ मिला था। इसके बाद वैंगलिंग उसे तोड़ते हुए फर्नेस में डाल देता है और बाद में एक तलवार निकल कर आती है। अगले दिन हम देखते हैं कि जब लिन वापस से उस बिल्डिंग में काम करने के लिए आ रही थी तभी लोग वहाँ पर आते हैं और उसे तलवार गिफ्ट कर देते हैं। लिन बहुत ही ज्यादा खुश थी और कह रही थी कि ये तलवार बिल्कुल उनकी बहन की तलवार की तरह दिख रही है। असल में उसकी बहन अचानक से कहीं गायब हो गई थी जिसके बाद उसने उसे कभी नहीं देखा, मगर वो चाहती थी कि वो अपनी बहन से फिर से मिले। अब इसके बाद तभी वहाँ पर टॉम भी आ जाता है। ये टॉम वही लड़का है जिसके साथ वैंगलिंग का कंपटीशन हुआ था सेक्टर 59 की उस टीम के लीडर का। तो यहाँ पर वो आते ही सबसे पहले लिन की तलवार को देखकर हंसता है और कहता है कि ये कितनी अजीब तलवार है। और उसके बाद वो लिन को चैलेंज करता है क्योंकि टॉम को भी अपनी तलवार नहीं चाहिए थी और उसे अपनी तलवार की पावर चेक करनी है। लिन यहाँ पर मना करती है लेकिन ऐसा कर नहीं सकती थी क्योंकि टॉम असल में उस बिल्डिंग का ओनर है, वो बिल्डिंग ही उनकी है। इस वजह से लिन को यहाँ पर हाँ करना पड़ता है। वो थोड़े बहुत आर्मर पहन के वहाँ सामने आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि टॉम अपनी तलवार की पावर का इस्तेमाल कर रहा था। वो बहुत ही खतरनाक ट्रैक करता है लेकिन लिन बस अपनी तलवार को आगे कर लेती है। जब उन दोनों की तलवारें टच होती हैं तो अचानक से वो कनेक्ट हो जाती हैं और लिन की तलवार में बहुत सारी आंखें दिखने लगती हैं। हम देखते हैं कि एक एनर्जी उस तलवार को पकड़ रही थी और ये डेमोनिक एनर्जी थी जो कि धीरे धीरे टॉम के अंदर से सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को खींचने लगी थी। टॉम की बॉडी धीरे धीरे सूखते जा रही थी और वो बिल्कुल बूढ़ा दिखते जा रहा था। लेकिन इतने में ही कोई चीज आकर टॉम की तलवार को तोड़ देती है और टॉम उस दूसरी तलवार से आजाद हो जाता है। असल में ये वैंगलिंग ने फेंका था क्योंकि वैंगलिंग जानता था कि अगर कुछ देर और वो रुका तो यहाँ पर टॉम मारा जाएगा। अब इसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए थे। हम देखते हैं कि अभी लिन भी अपने घर जा रही थी लेकिन तभी उसके ऊपर डीमन मास्टर हमला कर देता है। हमें पता चलता है कि असल में वो मरा नहीं था। यहाँ पर जब वो उस पर हमला कर रहा था तब उसने लड़की मेमोरी को देख लिया था। इस वजह से उसे पता चलता था कि लिन असल में सनरोंग की दोस्त है और उनका मेन टारगेट सनरोंग ही है क्योंकि उसी ने उनके वर्ल्ड को सिग्नल भेजा था अपनी तलवार को हिलाकर। तो यहाँ पर वो सनरोंग को अपनी वर्ल्ड में यानी कि डीमन वर्ल्ड में ले जाने के लिए आया था। वो तुरंत ही लिन की बॉडी पर कब्जा कर देता है। हम देखते हैं कि अभी नॉर्मली अगले दिन स्कूल में लिन स्कूल आई थी और असल में वो डीमन मास्टर था। यहाँ पर सनरोंग अभी कुछ स्टूडेंट को देख रही थी जहाँ पर वो एक दूसरे को एक सैशे की बोतल दे रहे थे। ये एक तरीके से प्रपोज करने का एक तरीका है। लेकिन तभी वहाँ पर एक टीचर जोंग आ जाते हैं और उन्हें रोक देते हैं। वो कहते हैं कि स्कूल पढ़ने की जगह है, ये सब करने की नहीं। वैसे सनरोंग डिसाइड करती है कि उसे भी वैंगलिंग को एक सैशे की बोतल देनी है। बाद में वो वैंगलिंग के पास जाती है और उसे रात को स्कूल के बाहर मिलने को कहती है। वैसे उसके दोस्त भी उसके साथ आए थे क्योंकि असल में आज की रात एक खास रात है जिस दिन कहा जाता है कि वहाँ स्कूल के बाहर जो बड़ा सा मिरर लगा है वो उनका फ्यूचर बताता है। लेकिन ये बहुत ही हॉरर चीज है, इस वजह से वो डर भी रहे थे। बाद में जब वो लोग वॉशरूम जाते हैं तो हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि अभी वो बॉस लेडी उस तीर का इस्तेमाल कर रही थी जो कि उसकी सिस्टर यूजिन ने उसकी तरफ फेंका था। अभी वो उस तीर के सामने लगे उस तालिस्मान को निकालने की कोशिश कर रही थी जिससे कि वो आजाद हो सके। कुछ देर की कोशिश के बाद वो कामयाब हो जाती है और उस पिंजरे से निकल जाती है। अब उसे वहाँ से बाहर निकलना था लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन सामने वो जगह जो कि टूट गई थी वहाँ से पानी आ रहा था। वो तुरंत उस पानी के थ्रू ऊपर जाने की कोशिश करती है। ये अभी ऊपर लगे हुए वॉशरूम से कनेक्ट था। वो सीधा ऊपर पहुंचती है लेकिन वहाँ पर जब चैन और गोहाव उसे देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वैंगलिंग आता है और वो अपनी स्पिरिचुअल फोर्स की मदद से बॉस लेडी को वापस उसी टॉयलेट के अंदर भेज देता है। इसके बाद अब वैंगलिंग चैन और गोहाव को वहाँ से बाहर ले आता है। वो दोनों बेहोश थे लेकिन वो सनरोंग से कहता है कि ये ठीक हो जाएंगे। हम देखते हैं कि अब वहाँ पर लिन भी आ गई थी। वो उन्हें गाइड कर रही थी उस मिरर की तरफ और अब ये दोनों बेहोश थे। इस वजह से वो तीनों ही वहाँ से जाने लगते हैं। वैंगलिंग और सनरोंग अभी दोनों उस मिरर के सामने जा रहे थे अपना फ्यूचर देखने के लिए और यहाँ पर सनरोंग और वैंगलिंग को वो सैशे की बोतल देने
लेने की प्लानिंग में आई थी, लेकिन इतने में ही लिन अपना असली रूप दिखाती है और वो डीमन मास्टर है। वैसे वैंग लिंग को ये बात पहले से ही उसकी उस तलवार ने बता दी थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिन अभी उस मिरर को एक्टिवेट करती है, जिससे कि वो रास्ता जो कि डीमन वर्ल्ड से कनेक्ट है वो ओपन हो जाए, और इसके बाद वो सनरॉन्ग को वहाँ से ले जाने वाली थी। लेकिन इतने में ही वहाँ पर वो बॉस लेडी भी आ चुकी थी और उसका साफ साफ मकसद यही था कि उसे किसी भी कीमत पर सनरॉन्ग को खत्म करना है। इस वजह से वो उसे डीमन वर्ल्ड में नहीं जाने दे सकती थी। वो तुरंत ही आकर सनरॉन्ग पर हमला करती है, लेकिन इतने में वैंग लिंग अपनी पोजीशन बदल देता है और जो बॉस लेडी का अटैक था वो जाकर सीधा लिन को लगता है, जिस वजह से उसे अंदर से वो डीमन मास्टर की स्पिरिट निकल जाती है और बाद में वैंग लिंग उस बॉस लेडी को भी मारकर वहाँ से दूर फेंक देता है। और हम देखते हैं कि अभी सनरॉन्ग बेहोश होने वाली थी, लेकिन वैंग लिंग को वो सैशे की बोतल मिल चुकी थी, इसलिए वो उसे रख लेता है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और कुछ दिनों बाद का सीन आता है। हम देखते हैं कि चेन अभी अपने घर पर अपने फोन में एक लाइव स्ट्रीम देख रहा था, जो कि फेरी फॉक्स नाम की किसी लड़की की थी। यहाँ पर वो लड़की उसे बहुत ही अच्छे से बात करते हुए स्पिरिचुअल एनर्जी मांगती है और चेन उसे वो स्पिरिचुअल एनर्जी दे देता है। असल में इंटरनेट के थ्रू अब स्पिरिचुअल एनर्जी देना भी पॉसिबल हो चुका था। अब बाद में हम देखते हैं कि अभी मीटिंग चल रही थी 7 ग्रेट वॉरियर्स के बीच, और यहाँ पर जुओ था। वो कह रहा था कि वर्ल्ड की स्पिरिचुअल फोर्स धीरे धीरे गिरते जा रही है और अब 4.7 पर आ चुकी है। अगर इस तरह से गिरते रही तो वो लोग ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ कुछ लोग बात कर रहे थे कि डीमन अभी उनकी दुनिया में आ रहे हैं और लगता है कि वो हमला करने की प्लानिंग में है। इस चीज पर बाकी लोग कहते हैं तो फिर हमें पहले हमला करना चाहिए, जिससे हमें एडवांटेज मिलेगा। और तभी वहाँ पर सबसे रिस्पेक्टेड वॉरियर सामने से कहते हैं कि नहीं, हमें रुकना चाहिए और जो भी डीमन आते हैं हमें उन्हें पकड़ना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि आखिर उनका प्लान क्या है। अब उसकी बात वो लोग मान लेते हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा पावरफुल और रिस्पेक्टेड था। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि वो ग्रेट वॉरियर असल में और कोई नहीं बल्कि वैंग लिंग है, जो कि अभी स्कूल से वहाँ पर आ रहा था। अब तभी उसका दोस्त गो हाओ वहाँ पर आता है और उसे बाहर लेकर जाता है। हम देखते हैं कि अभी चेन के फादर को पता चल चुका था कि वो फोन में उस फेरी गर्ल की लाइव स्ट्रीम देखता है और उसे स्पिरिचुअल एनर्जी देता है। लेकिन फिर चेन बताता है कि असल में वो फेरी गर्ल अपने मास्टर के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी चाहती है, क्योंकि उसके मास्टर अभी हॉस्पिटल में है और उन्हें स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत है। अब इस बात पर उसके फादर उसे माफ कर देते हैं क्योंकि वो दूसरे की हेल्प कर रहा था। लेकिन बाद में वो फेरी गर्ल उसे थैंक यू कहती है और साथ ही वो उसे और भी चीजें बताती है कि चेन ने उसे और क्या क्या दिया, जिस वजह से उसके फादर गुस्सा हो जाते हैं और तुरंत अपनी तलवार घुमाते हुए चेन का फोन तोड़ देते हैं और कहते हैं कि अब की बार अगर तुमने इसकी लाइव स्ट्रीम देखी तो वो उसे घर से निकाल देंगे। अब सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि वैंग लिंग, गो हाओ, सनरॉन्ग और लिन अभी ऐसे ही कॉरिडोर में घूम रहे थे, लेकिन तभी लिन बताती है कि ये नया कुछ नहीं है। पहले भी बहुत से डीमन वुमेन का रूप बनाकर ऐसे ही लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी उनसे लिया करते थे। लेकिन गोहा कहता है कि अभी हमें पहले चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि चेन का फोन वैसे भी टूट चुका है। लेकिन तभी उन्हें कुछ आवाज आती है। वो देखते हैं कि कंप्यूटर लैब में अभी चेन उस स्कूल के कंप्यूटर से लाइव उस स्ट्रीम को देख रहा था और बात कर रहा था। ये लोग वहाँ पहुंचकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। गोहा तुरंत ही दूसरे कंप्यूटर से एक वायरस इंजेक्ट करता है और फेरी गर्ल की लाइव स्ट्रीम में भेजता है, लेकिन फेरी गर्ल ने उस वायरस को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिस वजह से गोहाओ परेशान था क्योंकि उसे वायरस को बनाने में सच में बहुत ही ज्यादा टाइम लगा था। अब यहाँ पर वो देखते हैं कि चेन की हालत सच में खराब होते जा रही थी। वो धीरे धीरे अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को इस तरह से दे रहा था। इस वजह से वैंग लिंग यहाँ पर सनरॉन्ग से कहता है कि तुमने जो वो हिप्नोटाइज वाली टेक्निक का यूज पहले इलेक्शन के टाइम पर किया था, क्यों ना वो तुम अभी चेन पर यूज करो। अब सनरॉन्ग तुरंत ही ऐसा करती है। चेन उसके कंट्रोल में भी आ जाता है और वो चेन को घर जाने के लिए कहती है, लेकिन वहाँ दूसरी तरफ वो फेरी गर्ल भी यही सेम टेक्निक का यूज कर रही थी। इस वजह से चेन फिर से वहाँ बैठ गया था और अब वो सनरॉन्ग की बात भी नहीं सुन रहा था और अब वो और स्पिरिचुअल एनर्जी देने को तैयार था। वो फेरी गर्ल बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि अब उसे जितनी स्पिरिचुअल एनर्जी जरूरत थी अपने मास्टर को ठीक करने के लिए वो उसे मिल चुकी थी। यहाँ पर हम देखते हैं अभी जब चेन उस लाइव स्ट्रीम में बिल्कुल मगन हो चुका था, तभी वहाँ पर उसके फादर आ जाते हैं। वो कंप्यूटर को तोड़ देते हैं, लेकिन चेन को इस बार बहुत ही गुस्सा आ चुका था। वो खड़ा होता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि अगर आप मुझे उसकी लाइव स्ट्रीम नहीं देखने दोगे तो मैं वहीं चला जाऊंगा। और वो तुरंत ही उस प्लग को अपने सर पर लगा लेता है और मेटा स्पिरिट टेक्निक का यूज करता है, जिस वजह से उसकी स्पिरिट उस वायर के थ्रू उसी सेम कंप्यूटर में जा रही थी जिस कंप्यूटर में फेरी गर्ल ऑपरेट कर रही है। अब भले ही वो कंप्यूटर डिस्ट्रॉय हो चुका हो, लेकिन वहाँ
बाद चेन उस जगह पर पहुंच जाता है। हम देखते हैं कि जब चेन पहुंचता है तो वो देखता है कि सब कुछ एक झूठ था। जो रूम था वो असल में सिर्फ एक सेट था जो कि चेन को बेवकूफ बनाने के लिए लगाया गया था। और वो फेरी गर्ल असल में एक बहुत ही खतरनाक डीमन थी जो कि डीमन मास्टर को ठीक करने के लिए इस तरह की एनर्जी मांग रही थी। यहाँ इस तरफ से चेन के फादर अभी उसे जगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी स्पीड तो वहाँ उस कंप्यूटर से दूसरी जगह पर पहुंच चुकी थी। वैंगलिंग और गोहाउ तुरंत ही वेबसाइट एड्रेस डालकर उसके सेम लाइव स्ट्रीम को ओपन करते हैं और यहाँ पर वो सामने चेन को देख पा रहे थे, मगर चेन को वापस बुलाना मुश्किल था क्योंकि वो डीमन जो कि फेरी गर्ल बना हुआ था वो चेन को अपनी तरफ वैक्यूम में खींच रहा था और चेन बचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब हम देखते हैं कि उस फेरी गर्ल यानी कि उस डीमन के कंप्यूटर के अंदर से एक हाथ आता है जो कि उसे पंच कर दूर फेंक देता है और साथ ही चेन को वापस से इस तरफ खींच लेता है। ये वैंगलिंग का हाथ था। जब चेन बच चुका था दूसरे दिन हम देखते हैं कि लाइव न्यूज पर ये न्यूज चल रही थी कि असल में ऐसी लाइव स्ट्रीम को कई और लोगों ने भी देखा और इसी तरह से स्पिरिचुअल एनर्जी को डोनेट कर दिया जो कि उनकी बहुत ही बड़ी गलती थी। लेकिन अब ये लाइव स्ट्रीम जो भी कर रहा था वो रुक चुका था। किसी को इसका कारण नहीं पता था कि वो कैसे रुका, पर प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी। वैंगलिंग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो दूसरी न्यूज देखता है कि अभी सनरोंग की जो फैमिली है वो बैंक करप्ट हो चुकी है। उनकी जो कंपनी थी वो सभी सील हो चुकी है। ये चीज देखकर वैंगलिंग बहुत ही ज्यादा शॉक था। बाद में ये बात उसके दोस्त को भी पता लग चुकी थी। वो सभी निकल चुके थे उस सनरोंग के घर पर, लेकिन सनरोंग अपने घर छोड़कर चली गई थी। असल में उन्होंने दूसरी जगह घर ले लिया था क्योंकि उन्हें अपना घर भी बैंक को देना पड़ा क्योंकि उनका कर्ज पूरी तरह से चुका नहीं पाया था। अब वो लोग रहने लगे थे उनके माउंट एरिया में। असल में उनके पास खुद का एक माउंट भी है जो कि उनके पूर्वजों ने खरीदा था। वहाँ पर वो बिल्कुल स्टोन एज की तरह रह रहे थे। उनके कपड़े भी उसी तरह के थे और रहने का रहन सहन भी उसी तरह का था। इसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं सीधा ही टॉम की फैमिली के पास। अब हमें पता चलता है कि टॉम की फैमिली और सनरोंग की फैमिली दोनों ही दुश्मन है और अभी टॉम की फैमिली इस सब चीजों से बहुत ही ज्यादा खुश थी। अभी उनका एक गेस्ट आया हुआ था और वो यहाँ पर बताता है कि अभी सनरोंग की फैमिली के पास वो माउंटेन है जहाँ पर वो स्पिरिचुअल बींस है। स्पिरिचुअल बींस असल में एक स्पिरिचुअल एनर्जी होती है और ये बात कर रहे थे कि अगर ये सनरोंग की फैमिली से वो चीज छीन ले तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा और वो फिर से अपना बिजनेस या अपना एम्पायर खड़ा कर पाएंगे। प्लान बहुत ही अच्छा था और इसके लिए अब वो एक और प्लान बनाते हैं कि उन्हें कैसे क्या करना है। दूसरी तरफ अभी सनरोंग वैंगलिंग को वो बीन दिखा रही थी। वो बता रही थी कि ये जो पूल है ये हमेशा पानी से भरा रहता है, लेकिन अब धीरे धीरे पानी कम होता जा रहा है क्योंकि ये पानी नीचे से निकलता है और ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन पूल धीरे धीरे खाली हो रहा है। इसका कोई कारण नहीं पता था, लेकिन जब ये पूरी तरह से खाली हो जाएगा तो उनका ये स्पिरिचुअल बींस किसी भी काम का नहीं रहेगा और फिर वो उनका ये अर्निंग सोर्स भी खत्म हो जाएगा। वैंगलिंग कहता है कि वो उसमें उसकी मदद कर सकता है, लेकिन इस पर सनरोंग कहती है नहीं, ये उसकी फैमिली का मैटर है तो उन्हें ही ये चीज सुलझानी चाहिए। अब इसके बाद वैंगलिंग, गोहाउ, चैन और लिन वहाँ से चले गए थे, लेकिन जब वो वापस लौट रहे थे तभी ट्रेन के अंदर उन्हें न्यूज मिलती है कि असल में जो टॉम की फैमिली है और जो सनरोंग की फैमिली है वो आपस में वर्ल्ड वॉर रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं। इसका मतलब सिंपल था कि टॉम और सनरोंग की शादी होने वाली है। ये चीज देखकर ये लोग शॉक थे, पर ये समझ जाते हैं कि जब ये वहाँ पर निकले उसी टाइम टॉम और उसकी फैमिली वहाँ पहुँच चुकी थी और उन्होंने सिचुएशन का फायदा उठाया। ये लोग फैसला करते हैं कि वो वहाँ फिर जाएंगे, पर ट्रेन तो फिर से पलटाई नहीं जा सकती थी, इसलिए उन्हें वहाँ पहुँचने में देर लगती है। जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो इधर बाहर टॉम का वो ग्रुप उन्हें रोक लेता है क्योंकि टॉम जानता था कि वैंगलिंग और उनके दोस्त यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी करने के लिए आएंगे। अब जब वैंगलिंग का ग्रुप वहाँ लड़ रहा था इतने में ही वैंगलिंग छुपकर वहाँ से निकल जाता है सीधा उसी जगह पर जहाँ पर वो मैरिज हो रही थी। वहाँ पहुंचकर हम लोग पहले देखते हैं कि अभी टॉम ने उस एग्रीमेंट पर अपना ब्लड लगा दिया था और अब सनरोंग की बारी थी, लेकिन जब वो ऐसा करने वाली थी उसी समय वैंगलिंग वहाँ पर आकर उसे रोकता है और बाहर ले आता है। यहाँ पर आकर सनरोंग बहुत ही खुश थी क्योंकि वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी, लेकिन तभी उसके फादर की आवाज आती है और उसकी मदर की भी। हमें पता चलता है कि वो सनरोंग को फोर्स कर रहे थे और कह रहे थे कि उनके पास सिर्फ अभी यही चीज बची हुई है, वो इसे नहीं खोना चाहते। और असल में ये एग्रीमेंट टॉम के फादर ने किया था सनरोंग के फादर के साथ। उन्होंने कहा था कि उन्हें ये मैजिकल बीन्स यानी कि स्पिरिचुअल बीन्स चाहिए, यहाँ पर वो फार्मिंग कर सकते हैं और इस चीज में सनरोंग के फादर का बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। इस वजह से सनरोंग के फादर और मदर उसे फोर्स कर रहे हैं ये शादी जबरदस्ती करने के लिए और सनरोंग भी यही चाहती थी कि उसकी वजह से उसकी फैमिली फिर से अच्छी लाइफ
लाइफ जी सके, इस वजह से वो भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थी और वैंगलिंग भी उसे नहीं रोक पाता क्योंकि ये उसका खुद का फैसला है। वैसे यहाँ पर उन लोगों की भी गलती नहीं थी। असल में क्या है कि मैजिकल बीन्स यानी कि स्पिरिचुअल बीन्स का वाटर धीरे धीरे कम होता जा रहा है और अगर ये पूरी तरह से सूख गया तो इसके बाद वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे और उनके पास कोई भी अर्निंग का सोर्स नहीं बचेगा। इस वजह से वो मैरिज कर रहे थे जिस वजह से उनका दूसरा सोर्स क्रिएट हो सके। अब हम देखते हैं कि वैंगलिंग भी ये बात समझ चुका था और उसे पता था कि उसे क्या करना है। वो तुरंत ही उस लेक के पास आता है और वहाँ हाथ डालकर उन्हें देखने लगता है कि पानी कहाँ है। तभी उसके हाथ में कोई चीज आ जाती है। वो देखता है कि ये और कुछ नहीं बल्कि एक बड़ा सा डीमन मॉन्स्टर है। वो उसे खींचकर वहाँ से बाहर निकाल देता है और खत्म कर देता है। दूसरी तरफ हम उस गेस्ट को देखते हैं जो कि टॉम की फैमिली के पास आया हुआ था। ये बहुत ही शौक था क्योंकि असल में यही था वो जो उस मैजिकल बीन्स के वाटर को अब्सॉर्ब कर रहा था क्योंकि ये उनका प्लान था। यहाँ पर जैसे ही वैंगलिंग उस डीमन को बाहर निकाल कर खत्म करता है तो उस गड्ढे के अंदर से बहुत सारा वाटर बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है और जैसे इस चीज की न्यूज आसपास हर जगह पर फैलती है तो जो स्टॉक मार्केट था वो पूरी तरह से क्रैश करने लगता है। क्रैश मतलब नीचे की तरफ नहीं बल्कि ऊपर की तरफ। और ये ऐसा सनरोंग की फैमिली के लिए हो रहा था। उनके जो स्टॉक प्राइस थे वो बहुत ही ज्यादा तेजी से ऊपर जा रहे थे और ब्लास्ट की वजह से सबका ध्यान बाहर आ चुका था। तभी वहाँ जू आता है और बताता है कि उन्हें पता चल चुका है कि टॉम की फैमिली ने एक डीमन के साथ हाथ मिलाया ऐसा सब कुछ करने के लिए और इस वजह से टॉम की फैमिली की जितने भी एसेट्स थे मतलब जो कि उनका बिजनेस था, बिल्डिंग्स थी या फिर जो भी उनकी कॉर्पोरेशन थी वो भी सभी सील कर दी गई हैं और अब वो अनसील जब तक नहीं होगी जब तक कि एक लीगल केस चल रहा है। इसके बाद सीन चेंज होता है और अब हम कुछ दिनों बाद देखते हैं कि स्कूल में एक स्क्वाड कंपटीशन होने था जिसमें सेक्टर 59 और सेक्टर 60 दोनों के स्टूडेंट थे। यहाँ पर बस उन्हें अपनी तलवार की स्किल दिखानी थी कि उन्होंने अपनी स्किल को कितना अपग्रेड किया है। वैसे यहाँ पर रिजल्ट बताने के लिए सेक्टर 59 और सेक्टर 60 के टीचर्स को बुलाया गया था। साथ ही यहाँ पर जुओ भी थी। अभी कंपटीशन स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर अभी सनरोंग परफॉर्म कर रही थी। वो आगे आती है और अपनी तलवार की स्किल दिखाती है। वो स्वॉर्ड डांस कर रही थी जिसमें वो 12 तलवार को अपनी स्पिरिचुअल पावर के साथ कंट्रोल कर रही थी। मगर अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उसका शो परफेक्ट चल रहा था, खुश थे और देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थे। पर अचानक से वहाँ कोई दूसरा बंदा जो कि उधर सामने नहीं है वो उस स्टेज की स्पिरिचुअल एनर्जी को बिल्कुल कम कर देता है। जब स्पिरिचुअल एनर्जी कम होती है तो सनरोंग का कंट्रोल हट जाता है और जो तलवारें थी वो वहाँ पर नीचे गिरने लगी थी। साथ ही बाकियों की तरफ भी वो तलवारें जा रही थी। अब एक टीचर की तरफ जा रही थी। वो वैंगलिंग की क्लास के टीचर ने उन्हें बचा लिया था मगर ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी हो सकता था। इस वजह से सभी अभी सनरोंग पर गुस्सा थे। सनरोंग ये चीज देखकर दुखी थी मगर हम देखते हैं कि अब जिसने भी वो स्पिरिचुअल एनर्जी कम की थी वो वापस से उस स्पिरिचुअल एनर्जी को नॉर्मल कर देता है। अगली बार चेन और गोहाओ सामने आते हैं। वो यहाँ पर एक परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। इसमें वो तलवार चेन के सर के ऊपर मारने वाले थे और चेन उसे अपनी स्पिरिचुअल पावर से यानी स्पिरिचुअल बॉडी से रोकेगा। चेन कोशिश करता है अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को समन करने की। उसके हाथ समन हो जाते हैं और अब जब वो उस तलवार को पकड़ने वाला था तो तभी स्पिरिचुअल एनर्जी फिर से नीचे गिरने लगती है। इस वजह से उसकी वो स्पिरिचुअल बॉडी वहाँ से हट गई थी और फिर वो तलवार उसके सर पर लग गई थी। सभी स्टूडेंट और सर उन पर हंसने लगे थे। वैसे ऐसा उस आदमी की वजह से हो रहा है। हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि वही आदमी है जिसने कि टॉम की फैमिली की मदद की थी वो वाटर सोखने में जिससे कि सनरोंग की फैमिली गरीब हो जाए। अब हम देखते हैं कि असल में ये यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी की चोरी कर रहा है। इसे अच्छी खासी स्पिरिचुअल एनर्जी मिल रही थी क्योंकि जब कल्टीवेटर स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करता है तो उस जगह की स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ जाती है लेकिन उसी वक्त उनकी एनर्जी को चुरा रहा था। अब हम देखते हैं कि इसके बाद परफॉर्मेंस होती है सेक्टर 59 के एक स्टूडेंट की लेकिन उसके टाइम पर स्पिरिचुअल एनर्जी चोरी नहीं की गई थी। इस वजह से उसका शो परफेक्ट होता है और फिर लास्ट कंटेस्टेंट के तौर पर लिन वहाँ पर आती है। लिन आगे आकर सभी स्वॉर्ड डांस दिखा रही थी और उसकी जो स्वॉर्ड पावर है वो सच में बहुत ही अच्छी है। उसके पास कई सारी स्किल्स हैं जैसे उसके पास फायर स्किल थी। उस जगह के सामने लगे पेड़ में आग लग रही थी मगर उसे वो आराम से बुझा सकती थी मगर तभी स्पिरिचुअल एनर्जी कम हो जाने की वजह से वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाती और उसी वक्त वहाँ पर सनरोंग आती है और यहाँ पर उसने अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट को अवेकन कर लिया था। ये कोई नॉर्मल स्टेज नहीं है। कल्टीवेटर इतनी आसानी से इसे अवेकन नहीं कर पाता। ऐसी सिचुएशन में सनरोंग ने अपने आप ही उसे अवेकन कर लिया और जब वो उसको यूज करती है तो यहाँ पर वो वाटर पावर का इस्तेमाल कर पाती है। वो आग बुझ जाती है और वो
चेरी ब्लॉसम ट्री बन जाता है। सभी ये देखकर इम्प्रेस थे। वैसे अभी दूसरी तरफ ये हाल था कि जब वो आदमी उस एनर्जी को चोरी कर रहा था तो अचानक से वो एनर्जी उसके पास आ तो रही थी, लेकिन उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे वैंगलिंग की वजह से हो रहा था, क्योंकि वैंगलिंग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी दे रहा था और उसे उतनी एनर्जी दे दी थी कि यहाँ पर इस आदमी को जितनी चाहिए थी वो पूरी हो जाती है। अब आदमी का काम हो चुका था, इसलिए वो क्या करता है कि उस एनर्जी की मदद से एक हिप्नोटाइज स्पेल क्रिएट करता है और स्पेल का यूज वो पूरे वर्ल्ड पर करता है। अब यहाँ पर वो वहाँ से सभी स्पेल फैलाता है और धीरे धीरे कर सबको अपने वश में करने लगता है। ऐसा वही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में हो रहा था, क्योंकि उसके पास बहुत ही ज्यादा एनर्जी थी। सब उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। अब वो बाद में स्टेज के ऊपर आता है और देखते हैं कि सनरॉन्ग, लिन और वैंगलिंग उसके कंट्रोल में नहीं है। वैंगलिंग बताता है कि उसे पहले से ही शक था, इस वजह से उसने एक स्पेल क्रिएट किया जो कि उतने लोगों को बचा लिया, मगर अभी सिर्फ वो तीनों ही थे जिन्हें उस हिप्नोटाइजेशन स्पेल ने कंट्रोल नहीं किया था। बाद में लड़कर उसे तो वहां से भगा दिया जाता है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि सभी लोग उस स्पेल के कंट्रोल में हैं और अब सब उनके पीछे पड़ गए थे, इसलिए ये तीनों यहाँ से भागते हैं। बाहर आने के बाद ये सोच रहे थे कि किस तरह से सभी को आजाद किया जाए। सनरॉन्ग कहती है कि तुम अपनी पावर का इस्तेमाल करो। इस पर फैंगलिंग कहता है कि नहीं, अगर मैंने अपनी पावर से इन्हें जानबूझकर उस स्पेल से बाहर निकालने की कोशिश की तो इसमें इनका ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। अब वैंगलिंग भी अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, इसलिए वो भागकर एक बिल्डिंग के ऊपर आ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। तभी नीचे से चेन बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ उछलते हुए वहां पर आता है और वो भी हिप्नोटाइजेशन स्पेल के अंदर कंट्रोल में था, लेकिन उसे कोई ऑर्डर नहीं दे रहा था। इस वजह से अभी वो खुद जो करना चाहता था वो कर सकता था। वो ऊपर आकर कहता है कि वो सनरॉन्ग को लाइक करता है, लेकिन उसे इग्नोर करते हुए मना कर देती है जिस चीज पर चैन का दिल टूट जाता है और वो अपने आप उस स्पेल से बाहर आ जाता है। अब इन्हें पता लग गया था कि इन्हें क्या करना है। इसके बाद सनरॉन्ग वहाँ चिल्लाकर सभी को रिजेक्ट करती है और कहती है कि तुम सब बहुत ही बदसूरत हो, जिस चीज में उन सभी के स्पेल टूटने लगे थे। लेकिन प्रॉब्लम इतनी छोटी नहीं थी, क्योंकि असल में ये स्पेल पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, ये हर तरफ फैल गया है और सभी लोग इसके कंट्रोल में आ चुके हैं, इसलिए अब उन्हें कुछ और सोचना था। दूसरी तरफ अभी हम देखते हैं कि वो बॉस लेडी जहाँ पर कैद थी वहाँ के आसपास के सभी लोगों को उस स्पेल ने कंट्रोल कर लिया था, जो कि बॉस लेडी को वहाँ कैद किए हुए थे। अब वापस से हम इधर आते हैं तो देखते हैं कि ये लोग फैसला कर रहे थे कि इन्हें लाइव स्ट्रीम करनी चाहिए, इससे ये पूरे वर्ल्ड को रीच कर सकते हैं और सभी को उस स्पेल से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन हर तरफ लाइव स्ट्रीम से पहुंच पाना ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, इसलिए उन्हें और कुछ सोचना था। तभी हम देखते हैं कि वो बॉस लेडी सामने वाले टावर पर आकर इन्हें चिल्लाते हुए कह रही थी। इन्हें सुनाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन ये देखते हैं कि अचानक से उस टावर के ऊपर एक मीटियोर गिरा है। जब वैंगलिंग इस चीज का पता लगाता है कि ये मीटियोर किसने गिराया है तो उसे पता लगता है कि असल में ये उस रिच मैन का काम है, यानी ये उस आदमी का काम है जिसे अभी उन्होंने मारकर वहाँ से दूर फेंका था। वो अभी एक दूसरे प्लेनेट के ऊपर जाकर गिरा है और वहाँ वो इन मीटियोर को कंट्रोल करते हुए वैंगलिंग और सनरॉन्ग पर हमला कर रहा है, लेकिन उसका टारगेट मिस हो चुका था, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट था। अब इनका मेन फोकस तो उस लाइव स्ट्रीम पर था, तो ये फैसला कर रहे थे कि इन्हें क्या करना है। तभी वैंगलिंग कहता है कि उसके पास 2 टिकट है उस स्पेस स्टेशन की जहाँ से उस सैटेलाइट को कंट्रोल किया जाता है, तो अगर वो वहाँ पर जाकर सभी सैटेलाइट को कनेक्ट कर लें तो आराम से ये पूरे वर्ल्ड में लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। सभी को प्लान पसंद आता है और सभी स्पेस स्टेशन की तरफ निकलने लगते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद वैंगलिंग कहता है कि उसके पास सिर्फ 2 टिकट है, इसका मतलब वैंगलिंग और सनरॉन्ग ही वहाँ पर जा सकते हैं। तो अब लिन और चैन दोनों ही बाहर रुककर बाकी लोगों को रोकने लगे थे। अब यहाँ पर अंदर आने के बाद वैंगलिंग सनरॉन्ग से कहता है कि मुझे तुमसे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है। सनरॉन्ग शॉक थी कि आखिर वैंगलिंग क्या कहना चाहता है। बात बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। वैंगलिंग कहता है कि हमारे पास 2 टिकट थी और यहाँ पर कोई चेक करने वाला नहीं है, अगर हम चाहते तो लिन और चैन को भी ला सकते थे। लेकिन सनरॉन्ग को ये बात बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है। वो कहती है कि क्या तुमसे बस इतना ही कहना चाहते थे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि उनकी लाइव स्ट्रीम कनेक्ट हो चुकी थी। यहाँ पर पहले तो सनरॉन्ग सभी से कहती है कि उसे पसंद करने के लिए सभी को शुक्रिया, लेकिन वो सभी को रिजेक्ट करते हुए उनके उस स्पेल को तोड़ देती है। सभी लोग बहुत ही ज्यादा दुखी थे, वो उस स्पेल से बाहर आ चुके थे। इसके बाद अब हम देखते हैं कि अचानक से सिटी की तरफ एक बहुत ही बड़ा मीटियोर गिरने वाला था, जिस
जिसके पास जाने के बाद हमें पता चलता है कि रिच मैन इस वक्त खुद उस मीटियोर पर बैठकर यहाँ पर आ रहा था, जिससे कि वो उसकी डायरेक्शन को कंट्रोल कर सके और उसका निशाना वैंगलिंग और सनरॉन्ग के ऊपर ही लगे। लेकिन वैंगलिंग कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, और उसके बाद वैंगलिंग अपनी तलवार निकालता है और उसे सीधा वहां से मीटियोर की तरफ फेंकता है, जिस वजह से मीटियोर टूट जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है। और ये नजारा बहुत ही ज्यादा अच्छा था। यहाँ पर वैंगलिंग अपने वो क्रिस्पी नूडल्स भी सनरॉन्ग के साथ शेयर करता है, जो कि आज तक उसने किसी के साथ भी शेयर नहीं किए थे। इसके बाद अब हम देखते हैं कि अभी कुछ टाइम पहले जब वो रिच मैन यहाँ पर अटैक करने के लिए आ रहा था, उसके पहले ही वो डीमन मास्टर को ये बात बता चुका था कि उनके दुश्मन असल में सनरॉन्ग है ही नहीं। वो बताता है कि उनका दुश्मन कोई डॉग है, और इसके बाद डीमन मास्टर अपना खुद एक अलग प्लान बना रहा था। हम देखते हैं जैसे यहाँ पर वो रिच मैन मारा जाता है, और जब वैंगलिंग और सनरॉन्ग वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं तो अचानक से गेट खोलने के बाद वो बिल्कुल अलग जगह पर थे और उनके ग्राफिक्स बदल चुके थे। जानिए वो 3D में आ गए हों। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये क्या चल रहा है। दूसरी तरफ अर्थ पर अभी अटैक होना स्टार्ट हो गए थे, जिससे रोकने के लिए जूहो और बाकी वो सभी 7 लोगों की टीम तैयार थी। वैंगलिंग वहाँ नहीं था, इसलिए वो 6 ही लोग मारे जाएंगे। वो फैसला करते हैं कि अब वो लड़ेंगे। हम देखते हैं कि यहाँ पर वैंगलिंग फंसा हुआ था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तो वो सोचता है कि क्यों ना आसपास की चीजों तोड़कर यहाँ से निकला जाए। लेकिन जब वो ऐसा करते हैं तो वो देखता है कि वहाँ पर स्पेस साइकिल बन रखी है, मतलब वो जितना भी कोशिश कर लें यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। उन्हें निकलने का कोई दूसरा तरीका सोचना होगा, कोई सही तरीका। अब इस तरफ हम देखते हैं कि डीमन मास्टर इस वक्त बहुत ही बड़े पत्थर धरती पर गिराने वाला था। ये बहुत ही ज्यादा बड़े थे, लेकिन एक मास्टर आकर उसे रोक लेते हैं। वो मास्टर की पावर बहुत ही ज्यादा थी, लेकिन डीमन मास्टर हंस रहा था कि एक तो तुम रोक सकते हो, लेकिन बाकियों को कैसे रोकोगे। और इसके बाद वो वहाँ पर बहुत सारे पत्थर गिराने लगता है। ये बहुत ही बड़े थे, और जब उस एक पत्थर के ऊपर दूसरा वाला गिरता है तो वो मास्टर भी कुछ नहीं कर पाते और वहीं पर क्रैश हो जाते हैं। दूर से यानी कि स्पेस की ये चीजें वैंगलिंग और सनरॉन्ग दोनों ही देख रहे थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करें, लेकिन वैंगलिंग फैसला करता है कि वो किसी भी तरह इन्हें बचाएगा। यहाँ पर वो अपनी पावर का यूज करते हुए वहाँ के ग्राफ को ठीक करने की कोशिश करता है, और वो समझ जाता है कि हाँ, अगर वो यहाँ के ग्राफिक्स को ठीक कर लेगा तो शायद वो यहाँ से आजाद हो सकता है। और अब जब वो अपनी पूरी पावर लगा देता है तो वो स्पेस सिस्टम का जो जाल था, जो कि डीमन मास्टर ने खुद उन्हें फंसाने के लिए क्रिएट किया था, वो नाकाम पड़ने लगा था। और यहाँ पर वैंगलिंग और सनरॉन्ग अब ठीक हो चुके थे। वैंगलिंग कहता है कि उसे पत्थर पर जाकर सभी को बचाना होगा, लेकिन इस पर सनरॉन्ग कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो सभी को पता लग जाएगा कि तुम कितने पावरफुल हो। लेकिन वैंगलिंग कहता है कि इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके बाद वैंगलिंग सीधा ही अर्थ पर आकर यहाँ पर हम देखते हैं सभी को बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी उन डीमन से लड़ने में, क्योंकि डीमन मास्टर खुद इतने पावरफुल अटैक का यूज कर रहा है। और अभी हम जू को भी देखते हैं जिसने होप खो दी थी, लेकिन तभी वो सामने वैंगलिंग को देखता है। वो समझ जाता है कि अब वो लोग बच जाएंगे, क्योंकि वो वैंगलिंग की पावर को जानता है। और जब वैंगलिंग अपनी पावर को यूज करने वाला था, इतने में वहाँ पर एक बटरफ्लाई गर्ल आती है और वैंगलिंग को वहाँ से टेलीपोर्ट कर किसी दूसरी जगह ले आती है। अब हमें एक पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि असल में वो लड़की एक दूसरे प्लेनेट की थी और उसके प्लेनेट पर कुछ डीमंस ने हमला कर दिया, और ये और किसी का काम नहीं बल्कि डीमन एम्पर का काम था। उसी ने ऐसा किया था और उनका प्लेनेट अब उसके कब्जे में आ चुका था। इस चीज में उस लड़की ने अपने फादर को खो दिया था, जो कि उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। और अभी वो यहाँ पर अर्थ पर इसलिए आई थी क्योंकि वो जानती थी कि डीमन एम्पर इस अर्थ को भी अपना प्लेनेट बनाने वाला है। लेकिन अब वैंगलिंग कहता है कि अब उसे डीमन एम्पर से ही मिलना पड़ेगा। इसके बाद सीधा वो उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। अर्थ पर हम देखते हैं कि अभी जू चिंता कर रहा था कि आखिर वैंगलिंग कहाँ चला गया, क्योंकि उसके बिना उसे नहीं लगता कि वो इस लड़ाई को जीत पाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वैंगलिंग उस डीमन प्लेनेट पर पहुंच चुका था। सबसे पहले उसकी मुलाकात डीमन मास्टर से होती है, जो कि उसका रास्ता रोक लेता है, लेकिन वैंगलिंग उसे एक ही अटैक में वहां से दूर फेंक देता है और आगे बढ़कर डीमन एम्पर से मिलता है। डीमन एम्पर उसे देखकर पहचान जाता है कि ये वही डॉग है जिसकी बात रिच मैन कर रहा था। डॉग इसलिए क्योंकि असल में वैंगलिंग जब फ्रॉगी के साथ मिलता है तो वो डॉग की तरह लगता है, तो इसलिए शायद उन्हें गलतफहमी हुई थी, पर वो समझ गया था कि वैंगलिंग उनका सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए वो लड़ने के लिए तैयार था। पर वैंगलिंग की पावर के सामने वो नहीं टिक पा रहा था। वैंगलिंग उसका पीछा करता है, और वैसे भी डीमन वर्ल्ड तो डीमन एम्पर की ही है, इसलिए उसे हर जगह पता है कि उसे कहाँ भागना चाहिए। पर वैंगलिंग उसके पीछे भाग रहा था। अब वैंगलिंग उस पर हमला करने ही वाला था, लेकिन इतने में डीमन मास्टर वहाँ पीछे आकर वैंगलिंग की गर्दन से वो तालिस्मान निकाल लेता है, जो कि वैंगलिंग के फादर
मास्टर ने उसकी पावर को कंट्रोल करने के लिए लगाया था। डीमन मास्टर को लगता था कि ये शायद उसकी कमजोरी है, इस वजह से उसने उसे हटा दिया। मगर जैसे ही वो उसे हटाता है तो वैंगलिंग की पावर बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ जाती है और ब्लास्ट करती है। पहले डीमन मास्टर और डीमन एम्पर दोनों सोच रहे थे कि शायद उनकी जीत होगी, मगर फिर जब वो ब्लास्ट होता है तो इस चीज में पूरे डीमन वर्ल्ड खत्म हो जाता है। लेकिन इस चीज में उस बटरफ्लाई गर्ल और वैंगलिंग को कोई चोट नहीं लगी थी। बटरफ्लाई बाद में वैंगलिंग को अपनी अर्थ पर वापस ले आती है और यहाँ पर आकर अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी। लेकिन डीमन वर्ल्ड खत्म हो चुका था, इसलिए सारे डीमन फैसला करते हैं कि वो अर्थ पर आकर रहेंगे, मगर वो किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि अब उनके पास रहने की कोई जगह ही नहीं थी। दूसरी तरफ सब लोग की जान बच गई थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उनकी जान वैंगलिंग ने बचाई है, क्योंकि सभी को यही लगता था कि एक ग्लो करता हुआ पर्सन वहां पर आया और उसी ने सबकी जान बचाई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब सब ठीक होने लगा था। धीरे धीरे जितनी भी डायमेंशन फैली थी वो सब ठीक की जा रही थी। लास्ट में वैंगलिंग फ्रॉगी को बताता है कि उसका डीमन वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो चुका है, क्योंकि फ्रॉगी असल में एक डीमन किंग है। लेकिन जब वो ये सुनता है तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वैंगलिंग यहाँ पर उससे माफी मांग रहा था और इसी के साथ सीजन 2 यहीं पर खत्म होता है। सीजन 3 भी हम बहुत ही जल्दी अपलोड कर देंगे। बस आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया।